जय हिंद दोस्तों। एसकेएस लर्निंग प्लेटफॉर्म एसएलपी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो जो सीसीएस लीव रूल 1972 हम कर रहे हैं उसका आज लास्ट सेशन होने वाला है और इस लास्ट सेशन में हम जो डील करेंगे वो है चैप्टर 6। आपका चैप्टर 6 स्टडी लीव, चैप्टर 5 तक हम कर चुके हैं और 5 सेशन इसके ऊपर ऑलरेडी हो चुके हैं। अब चैप्टर 6 में स्टडी लीव देखेंगे और उसके बाद मिसलेनियस हम 2-3 जो रूल्स हैं उसके बारे में देखेंगे। तो स्टडी लीव जो चैप्टर 6 है आपका, उसके अंदर बेसिकली क्या क्या कंडीशन है जिसके अंदर स्टडी लीव दी जा सकती है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ स्टडी लीव कितनी हो सकती है, एप्लीकेशन होगा तो कैसे एप्लीकेशन दिया जाएगा, सैंक्शन कौन करेगा और उसको एक्सटेंड भी करवाना हो तो उसमें क्या कंडीशन रहेगी, अगर लीव अकाउंट में जो है अगर किसी ने गवर्नमेंट सर्वेंट ने स्टडी लीव ली और कंप्लीट कोर्स नहीं किया तो उस केस में क्या होगा। तो ये सारी बातें जो है इसके अंदर दी गई हैं। और इंटरप्रिटेशन, पावर टू रिलैक्स और रिपील जो छोटे छोटे ये आपके रूल्स हैं जिसके अंदर बेसिकली जो जनरल हर रूल के अंदर जब नया रूल कोई आता है तो उसके रिगार्डिंग क्या क्या दिया होता है वो दिया हुआ है इसके अंदर। तो ये आज हम इसको देखेंगे। तो चलिए डिटेल में इसको स्टार्ट करते हैं हम। चैप्टर 6 स्टडी लीव। तो स्टडी लीव रूल 50 है इसका। रूल 50 क्या कहता है? कंडीशंस फॉर ग्रांट ऑफ स्टडी लीव। तो स्टडी लीव किन कंडीशंस में ग्रांट की जा सकती है। तो क्योंकि ये जो रूल 50 है वो थोड़ा बड़ा है तो मैंने क्या किया, इसके अंदर सब हेडिंग्स डाल दी अपनी तरफ से ताकि आपको समझने में आसानी रहे। ये सब हेडिंग जो है ये ब्लू में ये मैंने यहाँ पे इंसर्ट कर दिया ताकि आप समझ सके कि क्या है। तो पहला जो ये सब रूल है इसके अंदर स्पेशल कोर्स ऑफ स्टडी हायर स्टडीज़ के लिए या स्पेशलाइज ट्रेनिंग के लिए क्या क्या कंडीशन हो सकती हैं उसके बारे में बता रखा है। तो स्टडी भी, क्योंकि जो स्टडी लीव है वो अलग अलग चीज़ों के लिए हो सकती है, तो पहले अभी जो यहाँ बात हो रही है वो हायर स्टडीज़ के लिए और स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग अगर प्रोफेशनल या किसी टेक्निकल सब्जेक्ट में लेना है उसके बारे में इसमें बताया गया है। तो देख लेते हैं डिटेल में क्या कहता है ये। सब्जेक्ट टू द कंडीशन स्पेसिफाइड इन दिस चैप्टर। तो इस चैप्टर के अंदर यानी चैप्टर 5 के अंदर जो भी कंडीशंस बताई गई है, इसका मतलब ये कि मान लो यहाँ पे स्टडी लीव की बात हो रही, कंडीशंस की किस किस कंडीशन में दी जा सकती है। अगले किसी रूल के अंदर बता रखा है कि लीव सैलरी कितनी होगी। अगले एक रूल के अंदर ये बता रखा है कि एचआरए कितना मिलेगा और क्या क्या कंडीशन है। तो यानी उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये स्टडी लीव दी जाएगी, ये कहने का पर्पज़ है इसका। तो सब्जेक्ट टू द कंडीशन स्पेसिफाइड इन दिस चैप्टर, स्टडी लीव में बी ग्रांटेड टू ए गवर्नमेंट सर्वेंट with due regard to the exigency of public services। तो पब्लिक सर्विस की जो एक्सीजेंसीज है, क्या रिक्वायरमेंट रहेगी उस गवर्नमेंट सर्वेंट को जिसको हम स्टडी लीव देने वाले हैं, अगर उसकी रिक्वायरमेंट इस तरीके की उसको स्टडी लीव नहीं दी जा सकती तो ये सब कंसिडर किया जाएगा। तो पब्लिक एक्सीजेंसी जो भी है, पब्लिक सर्विस में जो भी उसकी एक्सीजेंसी है, जो भी उसकी रिक्वायरमेंट है, उसको ध्यान में रखते हुए स्टडी लीव गवर्नमेंट सर्वेंट को दिया जाएगा। टू अनेबल हिम टू अंडरगो इन और आउट ऑफ इंडिया। तो उसको इंडिया के अंदर भी स्टडी लीव दी जा सकती है या इंडिया से बाहर भी स्टडी के लिए स्टडी लीव दी जा सकती है। ये स्पेशल कोर्स ऑफ स्टडी कंसिस्टिंग ऑफ, तो पहला जो ये सब रूल है इसके अंदर किसकी बात हो रही है वो बता रहे हैं यहाँ पे। तो हायर स्टडीज़ के लिए अगर कोई हायर स्टडीज़ करना चाहता है, अभी मान लो पोस्ट ग्रेजुएट है, आगे जाके और कुछ करना चाहता है, उसके अंदर जो भी टेक्निकल या इस तरीके का कोई हायर स्टडी हो सकती है, तो उसमें स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग, कोई स्पेशलिस्ट ट्रेनिंग है प्रोफेशनल या टेक्निकल सब्जेक्ट के लिए। तो प्रोफेशनल और टेक्निकल सब्जेक्ट इनकी बात हो रही है। तो प्रोफेशनल और टेक्निकल सब्जेक्ट जैसे आपका चार्टेड अकाउंटेंट होता है, आपका लॉ भी होता है, प्रोफेशनल सब्जेक्ट है। टेक्निकल आपका जैसे इंजीनियरिंग हो गया। तो इस तरीके से प्रोफेशनल या टेक्निकल सब्जेक्ट के अंदर स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग है तो उसके लिए भी स्टडी लीव दी जा सकती है। हैविंग ए डायरेक्ट एंड क्लोज कनेक्शन विद द स्फीयर ऑफ हिज ड्यूटीज। लेकिन जो स्टडी लीव दी जाएगी या वो गवर्नमेंट सर्वेंट जो प्रोफेशनल या टेक्निकल या हायर स्टडीज़ भी परस्यू करेगा वो स्टडी लीव लेने के बाद, वो उसका डायरेक्ट और क्लोज कनेक्शन उसकी ड्यूटी से होना चाहिए। डायरेक्ट एंड क्लोज कनेक्शन विद द स्फीयर ऑफ हिज ड्यूटी। तो जो ड्यूटी वो कर रहा है गवर्नमेंट के अंदर, जिस पोस्ट पे हो है, उस पोस्ट से रिलेटेड उसकी ड्यूटीज़ और उससे रिलेटेड उसका कोर्स होना चाहिए। ठीक है, तो ये तो हो गया इसके अंदर। उसके बाद कह रहा है ये तो हो गया जिसके अंदर कोई हायर स्टडीज़ का कोर्स करना हो या स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग हो प्रोफेशनल या टेक्निकल सब्जेक्ट के अंदर। उसके अलावा अगर कोई ट्रेनिंग है, ठीक है, कोर्स ऑफ ट्रेनिंग या स्टडी टूर, तो स्टडी टूर, हायर स्टडीज़ और स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग, और ये जो ट्रेनिंग और स्टडी टूर है इसमें डिफरेंस क्या है कि ये तो होगा आपका लंबे समय के लिए और ये जो ट्रेनिंग है वो शॉर्ट ड्यूरेशन का हो सकता है और स्टडी टूर भी आपका शॉर्ट ड्यूरेशन का हो सकता है। तो इसलिए दोनों में डिफरेंस है, इसलिए दोनों का सेपरेटली उन्होंने बता रखा है। स्टडी लीव में ऑल्सो भी ग्रांटेड, ऑल्सो का मतलब कि ये तो है कंडीशन कि जहाँ पे ये ऊपर हो सकता था, उसके अलावा
इन कंडीशंस में भी हो सकती है। तो वो क्या कंडीशन है? फॉर द कोर्स ऑफ ट्रेनिंग, जहाँ पे ट्रेनिंग का कोई कोर्स हो, स्टडी टूर, कोई स्टडी टूर हो, इन विच गवर्नमेंट सर्वेंट में नॉट अटेंड ए रेगुलर एकेडमिक और सेमी एकेडमिक कोर्स। तो वो जो ट्रेनिंग का कोर्स है या स्टडी टूर है उसके अंदर रेगुलर कोई एकेडमिक कोर्स तो चल नहीं रहा, और ना ही वो कोई सेमी एकेडमिक कोर्स है। ठीक है, ये सिर्फ ट्रेनिंग का कोर्स है या स्टडी टूर है। स्टडी टूर बेसिकली जैसे किसी जगह पे ले जाते हैं, बाहर किसी कंट्री में भी ले आ सकते हैं या इंडिया के अंदर किसी दूसरे स्टेट में ले आ सकते हैं, वहाँ पे जो भी सिस्टम है या कोई पॉलिसी है, कोई स्कीम है, उसकी स्टडी भी हो सकती है, वो स्टडी टूर में आता है। तो इस तरह की चीज़ों के लिए भी जो है स्टडी लीव मिल सकती है। इफ़ द कोर्स ऑफ ट्रेनिंग और स्टडी टूर इज़ सर्टिफाइड टू बी, तो लेकिन उसके अंदर जो भी कोर्स ऑफ ट्रेनिंग है या कोर्स ऑफ टूर है, स्टडी टूर है, वो सर्टिफाइड होना चाहिए कि उसका एडवांटेज होगा। जैसे कि बहुत से लोग जो गवर्नमेंट सर्विस में आते हैं आगे प्रमोशन के लिए, उनको एक ट्रेनिंग करना होता है, तो हर प्रमोशन से पहले उनकी एक ट्रेनिंग होती है। तो वो सारे जो ट्रेनिंग है एक तरीके से उसको कह सकते हैं कि वो सर्टिफाइड कोर्स ऑफ ट्रेनिंग या स्टडी टूर है। और उसका पर्पस क्या है, यानी क्या होना चाहिए, उससे क्या बेनिफिट होना चाहिए, तो वो कह रहा है कि ऑफ डेफिनेट एडवांटेज टू द गवर्नमेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द पब्लिक इंटरेस्ट। क्योंकि जैसे कि जिस एग्जांपल को मैं दे रहा हूँ कि प्रमोशन से पहले एक गवर्नमेंट सर्वेंट का क्या है, ट्रेनिंग होता है, तो वो ट्रेनिंग क्यों उसके लिए बेनिफिशियल या पब्लिक इंटरेस्ट में, क्योंकि नेक्स्ट हायर पोस्ट की जो भी कैपेबिलिटीज़ है, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, उसके बारे में वो अवेयर हो जाएगा। तो वो इस तरह की ट्रेनिंग क्या है, डेफिनेट एडवांटेज टू द गवर्नमेंट कहा जा सकता है, और ये सर्टिफाइड ट्रेनिंग हो जाएगा एक तरीके का, जो कि इसकी रिक्वायरमेंट है। तो फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द पब्लिक इंटरेस्ट, तो ऑब्वियसली अगर कोई गवर्नमेंट सर्वेंट प्रमोशन पे जा रहा है, उसको नेक्स्ट हायर पोस्ट की जो रिक्वायरमेंट्स है, जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, उसके बारे में अगर अवेयर हो जाएगा, उसके बारे में उसको नॉलेज दिया जाएगा, उसको कैसे परफॉर्म करना है, उसके रूल्स और रेगुलेशंस के बारे में बताया जाएगा, तो वो पब्लिक इंटरेस्ट में ही होगा कि लोगों को बहुत बेहतर तरीके से सर्व कर पाएगा। तो इसीलिए ये इस तरीके कोर्स ऑफ ट्रेनिंग या स्टडी टूर है, वो सर्टिफाइड होना चाहिए कि वो पब्लिक इंटरेस्ट में है और गवर्नमेंट के एडवांटेज में है, एंड इज़ रिलेटेड टू द स्फेयर ऑफ ड्यूटीज़ ऑफ द गवर्नमेंट सर्वेंट। और इस तरीके का जो भी स्टडी टूर है या ये ट्रेनिंग कोर्स है, वो उसके स्फेयर ऑफ ड्यूटी से रिलेटेड होना चाहिए। तो ये दो कंडीशन होगी। उसके बाद जो तीसरी कंडीशन है या तीसरी सिचुएशन है, वो कह रहे हैं जहाँ पे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड कोई फ्रेमवर्क या बैकग्राउंड है, वहाँ पे स्टडीज़ करना चाहता है। तो फॉर द पर्पज़ ऑफ स्टडीज़ कनेक्टेड विद द फ्रेमवर्क और बैकग्राउंड ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, तो यानी जहाँ पे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड स्टडी कोई करना चाहता है, तो जो गवर्नमेंट सर्वेंट जनरली पब्लिक सर्विस में है, तो उनके लिए तो ये बेनिफिशियल या उनके स्फेयर ऑफ ड्यूटी से रिलेटेड रहेगा। तो उस केस में क्या कंडीशंस है उसके बारे में बता रखा है इस क्लॉज के अंदर। द पर्टिकुलर स्टडी और स्टडी टूर शुड बी अप्रूव्ड बाय द अथॉरिटी कॉम्पिटेंट टू ग्रांट लीव। तो पहली बात तो वो स्टडी टूर या पर्टिकुलर स्टडी जो है वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने अप्रूव किया हो, ठीक है, ये ध्यान में रखना है। दूसरा क्या है, द गवर्नमेंट सर्वेंट शुड रिक्वायर टू सबमिट ऑन हिज रिटर्न ए फुल रिपोर्ट ऑन द वर्क डन बाय हिम वाइल ऑन स्टडी लीव। उसके बाद जो दूसरी रिक्वायरमेंट है कि गवर्नमेंट सर्वेंट जब वो ट्रेनिंग करके आएगा, वो पर्टिकुलर स्टडी करके आएगा, स्टडी टूर करके आएगा, तो उसके बाद रिटर्न पे उसे क्या करना है, एक रिपोर्ट सबमिट करनी है कि उसने क्या क्या काम किया ऑन द वर्क डन बाय हिम वाइल ऑन स्टडी लीव। तो स्टडी लीव पे उसने क्या क्या काम किया, क्या क्या वहाँ पे जॉब या रिस्पॉन्सिबिलिटी अंडरटेक की, उसके बारे में वो लिख के जो है सबमिट करेगा। उसके अलावा अब हमने बात कर ली कि एक तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड किसी को स्टडी टूर पे भेजा जा सकता है, ठीक है। ऊपर हमने बात की अगर किसी का जो ट्रेनिंग कोर्स है या स्टडी टूर है वो गवर्नमेंट के एडवांटेज का है और पब्लिक इंटरेस्ट में है, तभी भेजा जा सकता है। और या हायर स्टडीज़ या स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग इन प्रोफेशनल कोर्स, ये तीन तरह के तो हमने बात कर ली। उसके अलावा अब कहता है कि अगर कोई ऐसी स्टडी है जो उसके डायरेक्टली वर्क से रिलेटेड नहीं है, तो उस केस में क्या होगा, उसके बारे में यहाँ पे बता रहे हैं। तो फॉर द स्टडीज़ विच मे नॉट बी क्लोजली और डायरेक्टली कनेक्टेड विद द वर्क ऑफ ए गवर्नमेंट सर्वेंट, तो उसके वर्क से डायरेक्टली और क्लोजली रिलेटेड नहीं है, ठीक है, लेकिन उसका इफेक्ट क्या हो सकता है, विच आर कैपेबल ऑफ वाइडनिंग हिज माइंड। लेकिन ये इस तरीके का स्टडी टूर है या स्टडी टूर कह लो या ट्रेनिंग है या कोर्स है जिसके अंदर उसका दिमाग खुल जाएगा, कैपेबल ऑफ वाइडनिंग हिज माइंड इन द मैनर लाइकली टू इम्प्रूव हिज एबिलिटीज एज ए सिविल सर्वेंट। और उस दिमाग खुलने से क्या होगा, उसकी जो एबिलिटीज़ है वो इम्प्रूव हो जाएगी एज ए सिविल सर्वेंट। तो उस केस में भी इस तरह की स्टडी लीव दी जा सकती है, इस तरीके का कोर्स करने के लिए।
to equip him better to collaborate with those employed in other branches of the public service। और एक तो उसका दिमाग खुल जाएगा, दूसरा और जो लोग हैं, बाकी लोग हैं उस सर्विस के अंदर, पब्लिक सर्विस के अंदर, उनके साथ कोलैबोरेट करने के लिए, उनके साथ डील करने के लिए, उनके साथ कोऑर्डिनेट करने के लिए उसको इक्विपमेंट हो जाएगी। इक्विपमेंट मतलब कि उसका स्किल बढ़ जाएगा। तो अगर इस तरीके का भी कोई जो है स्कोप है तो उस केस में भी जो है स्टडी लीव मिल सकती है। नोट एप्लीकेशन फॉर स्टडी लीव इन केसेस फॉलिंग इन क्लॉज 3। तो इस क्लॉज में लेकिन एक कंडीशन और एडिशनल ये है कि इस केस में इसके अंदर कंसल्टेशन करनी पड़ेगी हमें, किससे? डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से। ठीक है, तो जो भी एप्लीकेशन इसके अंदर क्लॉज 3 के अंदर होगा, जहाँ पे सिर्फ उसके माइंड के वाइडनिंग के लिए और बेटर कोलैबोरेशन के लिए वो स्टडी कर रहा है, उस केस में हमें डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर को अप्रोच करना पड़ेगा, उनसे कंसल्ट करना पड़ेगा और वो मेरिट के बेसिस पे उसको अलाउ करेंगे। तो application for study leave in cases falling under clause 3 shall be considered on merit of each case in consultation with Department of Expenditure of the Ministry of Finance। ठीक है, चलिए अगला कौन सा है? मैंडेटरी कंडीशंस फॉर ग्रांट ऑफ स्टडी लीव। तो मैंडेटरी कंडीशंस क्या हैं जो स्टडी लीव की है? एक तो वो पब्लिक इंटरेस्ट में होना चाहिए, इसके बारे में बता रखा है, तो ब्रीफली लिखा मैंने, इन नॉन एकेडमिक और नॉन लिटरेरी सब्जेक्ट। और दूसरा वो नॉन एकेडमिक, एकेडमिक ऐसा नहीं कि आप लिटरेचर कर रहे हैं, इंग्लिश हो गया, हिंदी लिटरेचर हो गया, या ऐसा कोई सब्जेक्ट कर रहे हैं जैसे कि कह सकते हैं फिलॉसफी है, ये एकेडमिक ज़्यादा सब्जेक्ट हैं। नॉन लिटरेरी सब्जेक्ट या नॉन एकेडमिक पब्लिक इंटरेस्ट में होना चाहिए, ये भी मैंडेटरी है। तो ये कुछ चीज़ें जो है ध्यान में रखी जानी चाहिए कि स्टडी लीव कब देनी है। तो स्टडी लीव शैल नॉट बी ग्रांटेड अनलेस, स्टडी लीव तब तक नहीं दी जा सकती जब तक कि ये it is certified by the authority competent to grant leave that proposed course of study or training shall be of definite advantage from the point of view of public interest। तो ये public interest और advantage of government, ये तो आपको ध्यान में रखना ही है जब भी स्टडी लीव आप ग्रांट करेंगे, अगर आप डिपार्टमेंट में हैं और इस तरीके का सिचुएशन आपके पास आता है तो। दूसरा क्या है? इट इज़ फॉर द प्रोसिक्यूशन ऑफ स्टडीज़ इन सब्जेक्ट अदर देन एकेडमिक और लिटरेरी सब्जेक्ट। तो एकेडमिक और लिटरेरी सब्जेक्ट नहीं होना चाहिए। एकेडमिक जैसे कि मैंने भी एग्जांपल दिया, लिटरेचर हो गया, इंग्लिश का हो, हिंदी का हो, फिलॉसफी है, और कोई इस तरह का जो भी सब्जेक्ट जिसके अंदर एकेडमिक, प्योरली एकेडमिक है, उसका एप्लीकेशन आप फाइंड नहीं कर सकते। तो लेकिन ये भी डिपेंड करेगा कि किस डिपार्टमेंट में कोई काम कर रहा है। सपोज़ कोई हिंदी डिपार्टमेंट में काम कर रहा है तो उसके लिए ये जो हिंदी का लिटरेचर हो सकता है मे बी उसके फील्ड से या जॉब से रिलेटेड हो, और उस केस में हम ये नहीं कह सकते कि ये प्योरली एकेडमिक है। तो ये सब चीज़ें जो है सिनेरियो पे और हर सर्कमस्टांसेस पे और हर सिचुएशन के बेसिस पे जो भी अप्लाई कर रहा है उसके सिचुएशन के हिसाब से देखना पड़ेगा कि कौन किस पोस्ट पे है और उससे कितना पब्लिक इंटरेस्ट में है और कितना उसको बेनिफिशियल है और कितना उसके जॉब से रिलेटेड है। तो ये सारी बातें जो है ध्यान में रख के ही ये स्टडी लीव दी जाएगी। उसके बाद है स्टडी लीव टू IAS एंड ISS फॉर PhD। तो जो इंडियन इकोनॉमिक सर्विस है और इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विस है उनको भी जो ये लीव है, स्टडी लीव दी जा सकती है। उसके लिए क्या कंडीशन देख लेते हैं। प्रोवाइडेड दैट एन ऑफिसर ऑफ इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज और इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विसेज मे बी ग्रांटेड स्टडी लीव फॉर प्रोसिक्यूटिंग ए कोर्स ऑफ स्टडी फॉर ऑब्टेनिंग PhD ऑन रिसर्च थीसिस सब्जेक्ट टू द कंडीशंस दैट। तो PhD और रिसर्च थीसिस करने के लिए जो IES और ISS के ऑफिसर्स हैं उनको ये स्टडी लीव दी जा सकती है, लेकिन उसकी कंडीशंस क्या है वो बता रहे हैं यहाँ पे। द सब्जेक्ट ऑफ रिसर्च एंड द इंस्टीट्यूशन एट विच सच रिसर्च इज़ टू बी अंडरटेकन आर गॉट अप्रूव्ड। तो पहली बात तो दोनों जो रिसर्च का सब्जेक्ट है और दूसरा जो इंस्टीट्यूशन जहाँ से वो रिसर्च करना चाहता है, अपनी PhD ऑब्टेन करना चाहता है, वो दोनों ही अप्रूव्ड होने चाहिए। उनको अप्रूवल लेना पड़ेगा कि हम यहाँ से करना चाहते हैं, ये हमारा रिसर्च पेपर है, रिसर्च का सब्जेक्ट है और ये हमारा इंस्टीट्यूशन है जहाँ से हम ये रिसर्च करना चाहते हैं। तो इसको आप अप्रूवल लेंगे जिस डिपार्टमेंट से आप छुट्टी लेके जा रहे हैं, स्टडी लीव लेके जा रहे हैं। और कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कौन है? बाय द चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र। तो अगर आप IES हैं तो चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र से ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन केस ऑफ अप्लीकेंट इज़ ए मेंबर ऑफ इंडियन इकोनॉमिक सर्विस। तो इंडियन इकोनॉमिक सर्विस IES जो है उसके लिए चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर होते हैं, उनसे ये अप्रूवल लेनी पड़ेगी, सब्जेक्ट की भी, रिसर्च की भी और इंस्टीट्यूशन की भी। ठीक है, और ये जो इंडियन इकोनॉमिक सर्विस के ऑफिसर्स हैं ये इनका कैडर जो है वो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स में होता है और वहीं पे ही ये जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र हैं ये भी वहीं पे ही
पोस्टेड होते हैं, उसी डिपार्टमेंट के पार्ट होते हैं ये। और अगर इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विस है तो उस केस में अप्रूव करने के लिए जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी वो डायरेक्टर सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन CSO जो है, डायरेक्टर CSO, वो अप्रूव कर सकते हैं कि जो इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विसेज के ऑफिसर हैं उनका जो सब्जेक्ट है और जो इंस्टीट्यूशन है वो उनको अप्रूव करने के लिए डायरेक्टर CSO को अप्रोच करना पड़ेगा। उनसे अप्रूव कराने के बाद ही स्टडी लीव मिल सकती है, ये कंडीशन है। The applicant obtains a certificate from the said authority to the effect that such study will valuable in the matter of increasing the efficiency of the officer in performance of his duties as a member of Indian Economic Services and Indian Statistical Services as the case may be। दूसरा क्या है, इस अप्लीकेंट को जो स्टडी लीव के लिए अप्लाई कर रहा है या जिस स्टडी के लिए ये PhD के लिए अप्लाई कर रही है, तो इनको एक सर्टिफिकेट और लेना पड़ेगा कि ये जो स्टडी है उनकी, उससे उनकी परफॉर्मेंस जो है वो बेटर हो जाएगी, उनकी एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाएगी और उनके लिए वैल्यूएबल है। तो इस तरीके का सर्टिफिकेट भी ऑब्टेन करना पड़ेगा इन्हीं अथॉरिटी से, यानी ये अथॉरिटी जो है सर्टिफाई करेंगे कि ये जो कोर्स है और ये जो PhD है ये इनके लिए वैल्यूएबल है और इनकी एफिशिएंसी इंक्रीज करेगा, परफॉर्मेंस को बढ़ाएगा। एंड इन केसेस वेयर द स्टडी इज टू बी अंडरटेकन एट ए फॉरेन यूनिवर्सिटी, और जिस केस में अगर मान लो ये तो PhD करना चाहते हैं, अगर PhD जो कर रहे हैं वो बाहर से करना चाहते हैं, तो उस केस में एक और फर्दर कंडीशन है, द अप्लीकेंट ऑब्टेन्स ए फर्दर सर्टिफिकेट। तो एक सर्टिफिकेट और चाहिए होगा कि दैट द फैसिलिटीज ऑफ रिसर्च ऑन पर्टिकुलर सब्जेक्ट चोजन फॉर स्टडी आर नॉट अवेलेबल एट एनी यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन इन इंडिया। तो एक तरीके से ये भी बोलना पड़ेगा अगर कि कोई फॉरेन यूनिवर्सिटी से कर रहा है तो उसका रीज़न क्या है कि जो इंडिया है उसके अंदर उस सब्जेक्ट पे, उस रिसर्च पेपर पे जो है स्टडी पॉसिबल नहीं है और वो बाहर ही अवेलेबल है। इस तरीके का भी एक अंडरटेकिंग उस सर्टिफिकेट में होगा। तो ये सारे जो कंडीशन हैं ये इसको फुलफिल करने के बाद ही PhD के लिए जो IAS और ISS हैं वो जो है अप्लाई कर सकते हैं या स्टडी लीव ले सकते हैं। अगला है, अगर कोई मेडिकल ऑफिसर है वो पोस्ट ग्रेजुएट करना चाहता है मेडिकल साइंसेज के अंदर, तो उनके लिए क्या कंडीशन है। तो प्रोवाइडेड फर्दर दैट ए मेडिकल ऑफिसर मे बी ग्रांटेड स्टडी लीव फॉर प्रोसिक्यूटिंग ए कोर्स ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट स्टडी इन मेडिकल साइंसेज इफ़। तो अगर एक मेडिकल ऑफिसर है, अगर वो पोस्ट ग्रेजुएट करना चाहता है मेडिकल साइंसेज के अंदर, तो उस केस में कौन अप्रूव कर सकता है, इफ़ द डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज। तो यहाँ पे वहाँ पे ऊपर जो थे आपके चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र और डायरेक्टर CSO थे, अब यहाँ पे इनके केस में कौन है, इनके केस में है डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज। वो सर्टिफाई करेंगे दैट सच स्टडी शैल बी वैल्यूएबल इन इंक्रीजिंग द एफिशिएंसी ऑफ सच मेडिकल ऑफिसर इन द परफॉर्मेंस ऑफ हिज ड्यूटीज़। तो सर्टिफिकेट उसी चीज़ का है लेकिन देने वाले चेंज हो गए, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी चेंज हो गई है, वही एफिशिएंसी और वैल्यूएबल है, वही बातें हैं, लेकिन यहाँ पे देने वाला कौन है, डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज। ये सर्टिफाई करेंगे इस चीज़ को कि उसके लिए वैल्यूएबल है, उसकी एफिशिएंसी इंक्रीज़ कर देगा, उसकी ड्यूटी परफॉर्मेंस जो बेटर हो जाएगी। ये सर्टिफिकेट अब यहाँ पे डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज देंगे। स्टडी लीव टू द स्पेशलिस्ट टेक्निकल पर्सन फॉर पोस्ट ग्रेजुएट इन स्फेयर ऑफ हिज ड्यूटी। तो ये तो था जहाँ पे मेडिकल ऑफिसर को, तो जैसे कोई डॉक्टर हो गया और इस तरीके जो भी किसी भी फील्ड के डॉक्टर हैं वो हो गए। और दूसरा यहाँ पे जैसे स्पेशलिस्ट हो, टेक्निकल पर्सन हो, जैसे कोई एक्सरे करता है या कोई आइज़ का स्पेशलिस्ट है या कोई आई से रिलेटेड कोई काम करता है, तो ये इसके अंदर थोड़ा ब्रॉड कैटेगरी है जहाँ पे जिसको ये डिस्कस कर रहे हैं। तो प्रोवाइडेड दैट ए स्पेशलिस्ट और ए टेक्निकल पर्सन, तो स्पेशलिस्ट तो हो सकता है कि जैसे कि आपका आई स्पेशलिस्ट हो, और टेक्निकल पर्सन कौन हो सकता है जैसे कि कोई ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट है जो आंखें के चश्मे बनाते हैं। तो इस तरीके का जो है टेक्निकल पर्सन की बात भी यहाँ पे हो रही है। मे बी ग्रांटेड स्टडी लीव, इनको भी स्टडी लीव दी जा सकती है ऑन मेरिट ऑफ ईच केस। तो यहाँ पे हर केस को मेरिट पे देखा जाएगा, ऐसा नहीं कि आंख बंद करके सबके लिए एक ही रूल फॉलो होगा। केस टू केस बेसिस पे देखा जाएगा कि कितना उसके लिए वैल्यूएबल है, कितना उसके जो भी नेचर ऑफ ड्यूटी है उसमें एप्लीकेबल है। इन सब चीज़ को देख के उसको छुट्टी ये स्टडी लीव दी जाएगी। फॉर प्रोसिक्यूटिंग ए पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स ऑफ स्टडी डायरेक्टली रिलेटेड टू द स्फेयर ऑफ हिज ड्यूटी, वो डायरेक्टली उसके जो भी ड्यूटी करता है उससे रिलेटेड होना चाहिए। इन केस ऑफ हेड ऑफ डिपार्टमेंट और द सेक्रेटरी ऑफ टू द डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री कंसर्न सेटिस्फाइज दैट। तो इनके केस में कौन करेगा, या तो हेड ऑफ डिपार्टमेंट करेगा सर्टिफाई है, या सेक्रेटरी अगर वो डिपार्टमेंट से रिलेट करते हैं, तो डिपार्टमेंट या मिनिस्ट्री के ऑफिसर हैं वो,
तो उस केस में सेक्रेटरी डिपार्टमेंट या मिनिस्ट्री वो सर्टिफाई करेंगे कि इस तरीके का जो कोर्स है, कोर्स ऑफ स्टडी जो है वो उनको मदद करेगा टू शैल एनेबल द स्पेशलिस्ट और टेक्निकल पर्सन टू कीप अब्रेस्ट विद द मॉडर्न डेवलपमेंट्स। तो जो भी मॉडर्न डेवलपमेंट्स हो रहे हैं उसके अंदर उसके साथ मैच करने के लिए, नए डेवलपमेंट्स को समझने के लिए, नए नए टेक्नोलॉजीज को जानने के लिए, नई स्टडीज़ को समझने के लिए उसको हेल्प करेगा, तभी ये स्टडी लीव दी जा सकती है स्पेशलिस्ट और टेक्निकल पर्सन के केस में। टू कीप अब्रेस्ट विद द मॉडर्न डेवलपमेंट्स इन द फील्ड ऑफ स्टडी, इम्प्रूव हिज टेक्निकल स्टैंडर्ड एंड कॉम्पिटेंस। तो उसके टेक्निकल स्टैंडर्ड और कॉम्पिटेंस को बढ़ाने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए भी, एंड दस सब्सटेंशियली बेनिफिट द डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्री, जिससे उस डिपार्टमेंट या मिनिस्ट्री को बहुत बेनिफिट होगा। इस तरह का सर्टिफिकेट वो एचओडी या सेक्रेटरी देंगे और उसके बेसिस पे इनको स्टडी लीव दी जा सकती है, यानी ये सर्टिफाई करेंगे। तो बेसिकली किस किस केस में कौन सर्टिफाई करेगा, वो बाकी बातें वही हैं कि उसके लिए बेनिफिशियल होनी चाहिए, पब्लिक इंटरेस्ट में होनी चाहिए। तो इस तरह का सर्टिफिकेट किसके केस में कौन देगा, ये सारा यहाँ पे अलग अलग बता रखा है। अब है रिलीज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज बाय डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स फॉर स्टडी लीव आउटसाइड इंडिया। तो जब स्टडी लीव इंडिया से बाहर है तो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के अंदर एक डिवीज़न है जो इस तरीके का चीज़ों को देखता है, क्योंकि उसके अंदर फॉरेन एक्सचेंज इन्वॉल्व है। तो जो अप्रूवल है या गाइडलाइंस है वहाँ पे भी बनी हुई है, उसके बेसिस पे वहाँ पे देखा जाता है और ये अप्रूव किया जाता है अगर इंडिया से बाहर स्टडी लीव है तो इसमें कह रहे हैं कि द डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एग्रीज टू द रिलीज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। तो वो फॉरेन एक्सचेंज रिलीज़ करते हैं, क्योंकि बाहर की जो स्टडी है वो फॉरेन दूसरी करेंसी में होगी, तो उनका कोई रोल रहता है कि फॉरेन एक्सचेंज वो रिलीज़ करते हैं, तो इसलिए इनका भी यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट रहता है। तो वो कह रहे हैं कि अगर वो एग्री करते हैं डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स कि वो फॉरेन एक्सचेंज रिलीज़ करेंगे इन्वॉल्व इन द ग्रांट ऑफ स्टडी लीव, जो कि स्टडी लीव के अंदर ज़रूरत पड़ेगी। इफ़ सच लीव इज़ आउटसाइड इंडिया, अगर ये लीव जो है स्टडी लीव आउटसाइड इंडिया है, तो उस केस में अगर डिपार्टमेंट इकोनॉमिक अफेयर्स एग्री करता है कि वो फॉरेन एक्सचेंज जो भी इन्वॉल्व है स्टडी लीव के अंदर वो रिलीज़ कर देगा, तो तब ये छुट्टी दी जाएगी। ये भी एक कंडीशन है। Provided that in releasing the foreign exchange to the government servants proceeding on study leave abroad, the Department aforesaid shall satisfy itself whether such government servant comply with the minimum education criteria as is specified in the general order issued by the department from time to time, regulating release of foreign exchange to the persons proceeding abroad for higher studies at their expense। तो ये कह रहे हैं कि जो डिपार्टमेंट है उसकी ड्यूटी एक और है कि वो देखेगा क्या वो जो गवर्नमेंट सर्वेंट है मिनिमम एजुकेशनल क्राइटेरिया जो को फुलफिल करता है। अब कोई अगर फॉरेन एक्सचेंज रिलीज़ कर रहा है तो वो ये तो देखेगा ना कि जो पर्सन जा रहा है स्टडी लीव पे वो सारे क्राइटेरिया जो एजुकेशन के फुलफिल करता है। मान लो उसने नहीं देखा और पैसा जो फॉरेन एक्सचेंज रिलीज़ कर दिया, बाद में क्या होगा, उसको लॉस हो जाएगा, गवर्नमेंट को, डिपार्टमेंट को लॉस हो जाएगा। तो इसलिए उनके ऊपर ये जिम्मेदारी भी डाली गई है कि वो मिनिमम एजुकेशनल क्राइटेरिया जो है उसको देख लें, उसको चेक कर लें, उसके बाद ही रिलीज़ करें। तो इसके लिए डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स ने अपने कुछ ऑर्डर्स निकाल रखे हैं जिसको वो फॉलो करके ये रिलीज़ करते हैं। तो वो कह रहे हैं कि उसी के हिसाब से ये फॉरेन एक्सचेंज रिलीज़ किया जाएगा और वहाँ पे मिनिमम एजुकेशन क्राइटेरिया को ध्यान में रख के ही ये फॉरेन एक्सचेंज रिलीज़ होगा। मैंडेटरी कंडीशन फॉर ग्रांट ऑफ स्टडी लीव आउट ऑफ इंडिया। तो कुछ कंडीशन जो है मैंडेटरी है, अगर कोई इंडिया से बाहर जाके स्टडी लीव लेना चाहता है या स्टडी करना चाहता है इंडिया से बाहर जाके, तो उसके बारे में बता रहे हैं। स्टडी लीव आउट ऑफ इंडिया शैल नॉट बी ग्रांटेड। स्टडी लीव जो है इंडिया से बाहर नहीं ग्रांट किया जाएगा फॉर प्रोसिक्यूशन ऑफ स्टडीज़ इन सब्जेक्ट फॉर विच एडुकेट फैसिलिटीज़ एग्जिस्ट इन इंडिया। अगर इंडिया में ऑलरेडी ही इस तरह की फैसिलिटी अवेलेबल है तो उस केस में बाहर जो है आउट ऑफ इंडिया अब्रॉड जो है इस तरह की स्टडी लीव ग्रांट नहीं की जाएगी। या अंडर एनी स्कीम्स एडमिनिस्ट्रेड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, या कोई किसी स्कीम के तहत डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स जो है अगर ऑलरेडी वो उस तरीके का कोर्स जो है अवेलेबल है किसी स्कीम के तहत। जैसे कि मैं एक एग्जांपल देता हूँ, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स जो है NIIFM में MBA कराता है, तो इस तरह के कोर्स के लिए अब मान लो कोई बोले कि नहीं मुझे तो गवर्नमेंट सर्वेंट है वो और वो चाहता है कि मैं बाहर से कर लूँ और उसके लिए मुझे स्टडी लीव मिले, तो उस इन केसेस के अंदर क्या है जो डिपार्टमेंट है वो गवर्नमेंट है वो मना कर सकती है।
बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, या मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन भी किसी तरीके का कोई कोर्स निकाल रखा है उसने जो वो खुद कराती है अपने एम्प्लॉयज़ को, तो उस केस में भी ये बाहर जाने के लिए मना कर सकते हैं और उस केस में मना कर दिया है, क्योंकि ऑलरेडी इंडिया के अंदर वो स्टडी कोर्स है या वो किसी स्कीम के तहत अवेलेबल है। तो ये सब चीज़ें जब ऑलरेडी इंडिया के अंदर अवेलेबल है तो बाहर जाने के लिए उस केस में जो है अप्रूवल नहीं मिलेगी। जनरल कंडीशन फॉर ग्रांट ऑफ स्टडी लीव, अब ये कुछ जनरल कंडीशंस हैं जिसको फुलफिल करना पड़ेगा। तो कंडीशंस बहुत सारे हैं, लेकिन क्या पहले मेन कंडीशन बताई गई, फिर जनरल कंडीशन ये बताई गई कि ये जनरल कंडीशंस क्या क्या हैं। स्टडी लीव में बी ग्रांटेड टू ए गवर्नमेंट सर्वेंट हु हैज़ सेटिस्फैक्टरली कंप्लीटेड पीरियड ऑफ प्रोबेशन। तो ये सर्विस रिलेटेड उसके कंडीशंस हैं। तो सर्विस कंडीशन में क्या होना चाहिए कि उसने प्रोबेशन कंप्लीट कर लिया हो, हैज़ रेंडर्ड नॉट लेस देन 5 years रेगुलर कंटिन्यूस सर्विसेज इंक्लूडिंग द पीरियड ऑफ प्रोबेशन अंडर द गवर्नमेंट, और टोटल 5 साल की उसने कंटिन्यूस सर्विस तो दे दी हो प्रोबेशन पीरियड को इंक्लूड करके। यानी किसी ने अगर 2 साल का प्रोबेशन है तो 2 साल प्लस 3 साल, यानी टोटल इस तरह से 5 साल की सर्विस अपनी कंप्लीट कर ली हो, तभी स्टडी लीव मिल सकता है। हु इज़ नॉट ड्यू टू रीच द एज ऑफ सुपरएनुएशन फ्रॉम द गवर्नमेंट सर्विस विद इन द 3 years फ्रॉम द डेट ऑन विच ही इज़ एक्सपेक्टेड टू रिटर्न द ड्यूटी आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ लीव। तो जो स्टडी लीव को ख़त्म करने के बाद वापस आएगा तो वो 3 साल के अंदर उसका सुपर एन्यूएशन, उसका रिटायरमेंट नहीं होना चाहिए। यानी अगर मान लो कोई गवर्नमेंट सर्वेंट को हम प्रमोट कर रहे हैं, उसको फैसिलिटेट कर रहे हैं कि वो स्टडी लीव पे जाए, वहाँ पे कोर्स कंप्लीट करके आए, और कंप्लीट करके आने के बाद उसका बेनिफिट गवर्नमेंट नहीं उठा पाएगी, 3 साल भी उसकी सर्विस नहीं बचेगी, तो उस केस में कोई फ़ायदा नहीं है। तो उसी चीज़ को यहाँ पे ये ऑब्जेक्टिव जो है ये रूल बताता है कि भाई कम से कम 3 साल की सर्विस तो रिटर्न होने पर उसकी होनी चाहिए। Who executes a bond as laid down in Rule 53 का 4 undertaking to serve the government for a period of 3 years after expiry of the leave। तो एक बॉन्ड और एग्जीक्यूट करना होता है, जो कि रूल 53 के 4 में बताया गया है कि जब गवर्नमेंट सर्वेंट स्टडी लीव पे जाएगा, स्टडी करके आएगा, कोर्स कंप्लीट करके आएगा, तो आने के रिटर्न के बाद कम से कम 3 साल तक गवर्नमेंट को सर्व करेगा। तो इस तरीके का बॉन्ड जो है एग्जीक्यूट करना होता है, जो कि रूल 53 के 4 में दिया गया है। तो इसको भी एग्जीक्यूट कराया जाएगा, तो एग्जीक्यूट कराना पड़ेगा। एग्जीक्यूट मतलब कि उसको फिल करवा के साइन करवाना पड़ेगा, और ये बॉन्ड जो है अप्लीकेबल होगा जब वो स्टडी लीव पे जाएगा। तो मैं बॉन्ड इसका दिखा देता हूँ आपका। ये देखिए, ये है बॉन्ड टू बी एग्जीक्यूटेड बाय द गवर्नमेंट सर्वेंट इन परमानेंट एम्प्लॉय। जो परमानेंट एम्प्लॉय है उसको इस तरीके का बॉन्ड भरना होता है व्हेन प्रोसीडिंग ऑन स्टडी लीव, जब वो स्टडी लीव पे जा रहा है। तो ये सारे कंडीशन है उसके अंदर, वेयर एज आई एम ग्रांटेड स्टडी लीव और वेयर एज दिस नाउ कंडीशन ऑफ रिटर्न ऑब्लिगेशन होगा कि उसके फिलिंग तो क्या करेगा क्या नहीं करेगा, कितना अमाउंट देना पड़ेगा। तो ये सारी बातें इसके अंदर लिखी होती है और ये यहाँ पे दिया होगा। इसके अलावा जो अगला एक बॉन्ड है ये भी बता देता हूँ, क्योंकि फिर 53 के 4 में यही बॉन्ड के जिक्र है। जो अगला बॉन्ड है ये फॉर्म ऊपर 7 था, ये फॉर्म 8 है। ये उसके लिए जब एक्सटेंशन हो स्टडी लीव का, ठीक है। ऊपर वाला क्या था, जब कोई स्टडी लीव पे प्रोसीड कर रहा है, और ये एक्सटेंशन ऑफ स्टडी लीव के लिए है। तो 7 और 8 परमानेंट गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए है। पहला जो है ये फॉर्म 7, ये तब है जब वो स्टडी लीव पे जा रहा है, प्रोसीडिंग ऑन स्टडी लीव, व्हेन प्रोसीडिंग स्टडी लीव। और जो फॉर्म 8 है वो है जब वो एक्सटेंशन मांग रहा है स्टडी लीव की, उसके लिए है। उसके बाद ये दोनों फॉर्म परमानेंट एम्प्लॉय के लिए। उसके बाद जो 2 बॉन्ड बने हुए हैं फॉर्म 9, ये नॉन परमानेंट एम्प्लॉय के लिए है, जब वो स्टडी लीव पे जाता है। और फॉर्म 10 जो है वो है जब वो एक्सटेंड करवाता है अपनी स्टडी लीव को। तो जो परमानेंट एम्प्लॉय नहीं है उनको स्टडी लीव मिली है, तो परमानेंट नॉट परमानेंट में क्वासी परमानेंट भी आ जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से या टेम्परेरी भी आ जाएगा। तो उनके लिए यहाँ पे 9 और 10 जो है ये है बना हुआ, ठीक है। तो ये आपको बस आइडिया लेना है। अगर आपको टाइम मिलेगा, मैंने ऑलरेडी इसको शेयर कर दिया होगा या नहीं, अगर आपको पास हो नहीं आपके पास हो तो या मुझे बोल सकते हैं, मैं आपको शेयर कर दूंगा। तो ये इस तरीके से जो है ये इसके अंदर नॉन परमानेंट एम्प्लॉय जो एक्सटेंशन मांग रहे स्टडी लीव की, तो उनके लिए। तो ये 7, 8 और 9, 10 जो है ये इस तरीके के बॉन्ड के फॉर्म बने हुए हैं, ठीक है। चलिए वापस आ जाते हैं। तो एग्जीक्यूट करना पड़ेगा बॉन्ड को अलग अलग, जैसे कैटेगरी के परमानेंट एम्प्लॉय या नॉन परमानेंट एम्प्लॉय है उसके अकॉर्डिंग बॉन्ड को एग्जीक्यूट कर लेंगे। एक्सटेंशन मांग रहे हैं या स्टडी लीव पे जा रहे हैं, दोनों के लिए अलग अलग बॉन्ड है। तो ये भी यहाँ पे ये बॉन्ड आपका रूल 53 के 4 में आगे हम इसको देख लेंगे। आगे आते हैं। स्टडी लीव शैल नॉट बी ग्रांटेड टू ए गवर्नमेंट सर्वेंट विथ सच फ्रीक्वेंसी
अब स्टडी लीव आप दे रहे हैं, लेकिन कोई गवर्नमेंट सर्वेंट, अगर आप सारे गवर्नमेंट सर्वेंट को ही देते रहेंगे तो भी गवर्नमेंट का काम रुक जाएगा, या एक ही गवर्नमेंट सर्वेंट को बार बार देंगे तो वो भी गड़बड़ हो जाएगी। तो ये इसने बोला है कि स्टडी लीव इस तरीके से नहीं देनी कि जिससे जो रेगुलर वर्क है वो हैम्पर हो जाए। स्टडी लीव शैल नॉट बी ग्रांटेड टू ए गवर्नमेंट सर्वेंट विथ सच फ्रीक्वेंसी एज टू रिमूव हिम फ्रॉम द कॉन्टैक्ट विद हिज रेगुलर वर्क। तो जो रेगुलर काम कर रहा है उससे कॉन्टैक्ट ही उसका छूट जाएगा, जिस चीज़ के लिए गवर्नमेंट में आया है वो काम ही उसका जो है ख़त्म हो गया, या उसके कॉन्टैक्ट ही नहीं रहा उसका, तो उस केस में क्या है, गवर्नमेंट को लॉस है और गवर्नमेंट का इंटरेस्ट के खिलाफ है वो। या टू कॉज कैडर डिफ़िकल्टीज, या उससे कैडर को डिफ़िकल्टी। कैडर क्या होता है, जिस कैडर में आया, जैसे आईएएस कैडर है, कोई आईएएस बन के आया, बार बार उसकी छुट्टी की वजह से उस कैडर को मेंटेनेंस में डिफ़िकल्टी हो रही है। मेंटेनेंस का मतलब ये कि उसकी जगह किसको दें जो स्टडी लीव पे चला गया है, या जो स्टडी लीव पे चला गया, बहुत सारे लोग स्टडी लीव पे चले, तो कैडर को क्या, आईएएस कैडर को मैनेज करना मुश्किल हो जाएगा कि वो किस तरीके से अपने अलग अलग जगह पे जो गवर्नमेंट की ड्यूटीज़ है या गवर्नमेंट के फंक्शन है उसको देखा जाए। तो अगर कैडर डिफ़िकल्टीज़ भी हो रही है वो एब्सेंस की वजह से, उस स्टडी लीव के एब्सेंस की वजह से, तो उस केस में भी ये जो चीज़ है हो सकता है कि ग्रांट करना मना कर दे। तो शैल नॉट बी ग्रांटेड मतलब कि वो तो मना कर देंगे, और अगर इस तरीके का कोई प्रॉब्लम हो रही है तो ये ध्यान में रखना है कि इससे कैडर डिफ़िकल्टी ना हो, और दूसरा उस गवर्नमेंट सर्वेंट का टच ना खत्म हो जाए जो जिस सर्विस के लिए वो आया है, जो उसका रेगुलर काम है उससे। रूल 51 है मैक्सिमम अमाउंट ऑफ स्टडी लीव। तो मैक्सिमम कितना स्टडी लीव किसी को दिया जा सकता है, तो मैक्सिमम जो स्टडी लीव है इन जनरल 24 मंथ्स है, और ये सेंट्रल हेल्थ सर्विस के ऑफिसर के केस में 36 मंथ्स है। ठीक है, ये है। तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ स्टडी लीव विच मे बी ग्रांटेड टू ए गवर्नमेंट सर्वेंट अदर देन सेंट्रल हेल्थ सर्विसेज ऑफिसर। तो अदर देन इसलिए लिखा है क्योंकि इनका अलग से बताया हुआ है, ये जो कि नीचे सब रूल 2 में दिया हुआ है, तो इनके लिए अलग से यहाँ पे बता रखा है, इसलिए बोल रहे हैं कि इनको छोड़कर इन जनरल जो है ऑर्डिनरली 12 महीने के लिए होता है एट एनी वन टाइम, तो एक बार में 12 महीने के लिए, लेकिन ये जो है इसको रिलैक्स कर दिया गया है। और इसके अंदर एक ऑर्डर आया था डीओपीटी का, जिसके अंदर बोला कि मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट कैन सैंक्शन लीव एक्सीडिंग 12 मंथ्स अप टू 24 मंथ्स एट ए स्ट्रेच ऑल्सो। तो मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट अपने आप जो है, क्योंकि ये ऑर्डिनरी लिखा हुआ है, और दूसरा क्या है, यहाँ पे पावर मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट को डेलीगेटेड पावर दे दी गई है कि वो खुद चाहें तो 12 महीने से ज़्यादा की भी छुट्टी एक बार में दे सकते हैं, अप टू 24 महीने के लिए। तो 24 मंथ्स के लिए इसलिए क्योंकि मैक्सिमम 24 मंथ ही दिया जा सकता है किसी को एंटायर सर्विस में। ठीक है, तो ऑर्डिनरली 12 महीने एक बार में दिया जा सकता है, या पूरी सर्विस में 14 महीने के लिए स्टडी लीव दी जा सकती है, इंक्लूसिव ऑफ सिमिलर काइंड ऑफ लीव फॉर स्टडी और ट्रेनिंग ग्रांटेड अंडर अदर रूल्स। तो सिमिलर तरह की जो स्टडी लीव्स हैं उसको इंक्लूड करके टोटल जो है 24 महीने की पूरे एंटायर सर्विस में जो है छुट्टी स्टडी लीव दी जा सकती है। इन रिस्पेक्ट ऑफ सेंट्रल हेल्थ सर्विस और ऑफिसर्स, तो इनके लिए क्योंकि ये हेल्थ ऑफिसर, इनका जो पोस्ट ग्रेजुएशन होता है, हो सकता है वो लंबे ड्यूरेशन के लिए होता हो, तो उनके लिए अलग फैसिलिटी है, और जिसके अंदर इनको स्टडी लीव जो है वो टोटल 36 महीने के लिए, 36 मंथ्स यानी 3 साल के लिए दी जा सकती है फॉर एक्वायरिंग पोस्ट ग्रेजुएट क्वालिफिकेशन, सब्जेक्ट टू द कंडीशन दैट, कंडीशन इसमें लेकिन क्या है कि वो बॉन्ड एग्जीक्यूट करेगा। एक तो ए सेंट्रल हेल्थ सर्विस ऑफिसर हु हैज़ बीन ग्रांटेड सच स्टडी लीव शैल एग्जीक्यूट ए बॉन्ड, तो वो बॉन्ड भी एग्जीक्यूट करेगा और आगे 5 साल तक फर्दर सर्विस करेगा, यानी अपने कोर्स के कंप्लीशन के बाद, अपनी स्टडी लीव के बाद उसे 5 साल तक सर्व करना पड़ेगा। तो ऑर्डिनरी सिचुएशन के अंदर जो बाकी गवर्नमेंट सर्वेंट जो स्टडी लीव पे जाते हैं उनको अपने कोर्स के बाद 3 साल करना पड़ता है, क्योंकि इनको 3 साल की स्टडी लीव दिया रही है। अब जहाँ पे मैक्सिमम 2 साल की स्टडी लीव है उनको 3 साल तक सर्व करना पड़ता है रिटर्न होने पर, और जिनको 36 मंथ की दी जा रही है इन सेंट्रल हेल्थ सर्विस ऑफिसर को, तो उस केस में उन्हें 5 साल तक की सर्विस देनी पड़ेगी अपने कोर्स को कंप्लीट करने के बाद, जब वो स्टडी लीव से वापस आएंगे। तो रूल 52 है एप्लीकेशन फॉर स्टडी लीव। जो लीव एप्लीकेशन होगी वो किस तरीके से सबमिट होगी और क्या क्या कंडीशन रहेगी उसके बारे में इस रूल में बताया है। एवरी एप्लीकेशन फॉर स्टडी लीव शैल बी सबमिटेड थ्रू द प्रॉपर चैनल टू द अथॉरिटी कॉम्पिटेंट टू ग्रांट लीव। तो एक तो प्रॉपर चैनल के थ्रू होगी। प्रॉपर चैनल के थ्रू का मतलब जो इमीडिएट रिपोर्टिंग ऑफिसर है, मान लो कोई अभी सेक्शन ऑफिसर है, तो सेक्शन ऑफिसर के ऊपर जो भी ऑफिसर्स होंगे उसके थ्रू जो भी अप्रूवल करने वाली अथॉरिटी है उनके पास जाएगी, तो प्रॉपर चैनल को फॉलो किया जाएगा।
एवरी एप्लीकेशन फॉर स्टडी लीव शैल बी सबमिटेड थ्रू प्रॉपर चैनल। प्रॉपर चैनल का मतलब ये था कि जो भी उसके इमीडिएट बॉस हैं, जो भी उनके ऑफिसर्स हैं, उनके थ्रू कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को भेजा जाएगा जो ग्रांट कर सकते हैं इस तरह की स्टडी लीव। द कोर्स और कोर्सेज ऑफ स्टडी कंटेम्पलेटेड बाय द गवर्नमेंट सर्वेंट एंड एनी एग्जामिनेशन विच ही प्रपोजेस टू अंडरगो शैल बी क्लियरली स्पेसिफाइड इन द एप्लीकेशन। तो ये जो एप्लीकेशन होगी उसके अंदर क्या कोर्स वो करना चाहती है, अगर एक से ज़्यादा कोर्स है तो कौन कौन से कोर्स करना चाहते हैं, उसके अलावा क्या क्या एग्ज़ाम वो देंगे, उसके बारे में पूरा क्लियरली सबका उसका डिटेल ब्यौरा देना पड़ेगा। Where it is not possible for the government servant to give full details in his application, or if after leaving India he is to make any change in the program which has been approved in India। तो या तो दो कंडीशन कह रहे हैं कि अगर जब वो इनिशियली अपने एप्लीकेशन को दे रहा है, अपना अप्लाई कर रहा है स्टडी लीव के लिए, उस टाइम पे नहीं पता कि क्या क्या कोर्स वो वहाँ पे अंडरगो होगा या क्या क्या एग्जामिनेशन उसको देना पड़ेगा, तो एग्ज़ाम के बारे में नहीं पता, डिटेल्स के बारे में नहीं पता, या अगर वो इंडिया में उसने डिटेल्स बताई थी लेकिन जब वो बाहर गया तो उसके अंदर कुछ चेंजेस आ गए, तो उन दोनों केसेस की बात यहाँ पे अब बता रहे हैं। ही शैल सबमिट पर्टिकुलर्स एज सून एज पॉसिबल। तो जो भी डिटेल्स हैं उसको जितनी जल्दी से जल्दी हो सकेगा उसको सबमिट करना पड़ेगा। टू द हेड ऑफ मिशन, तो जो भी हेड ऑफ मिशन होगा वहाँ पे जिस कंट्री में वो जा रहा है, इंडिया से बाहर गया तो वहाँ पे, या अथॉरिटी कॉम्पिटेंट टू ग्रांट लीव, या जो अथॉरिटी उसको लीव ग्रांट कर रही है उसको, तो जो भी अप्लीकेबल केस होगा। अब ये हेड ऑफ मिशन का रोल इसलिए आता है कि जो जैसे फॉरेन में गया तो वहाँ पे हर कंट्री का, जैसे इंडिया से कोई यूएसए जा रहा है तो यूएसए में हेड ऑफ मिशन होगा इंडिया का, तो वो उसके पास, क्योंकि उसके थ्रू ही सारा डाटा रहता है कि जो भी इंडियंस बाहर जाते हैं उनके पास एक आप वैसे भी जो स्टडी लीव ले रहा है वो गवर्नमेंट सर्वेंट है, तो उसका डाटा या उसका जो भी इन्फॉर्मेशन होता है वो हेड ऑफ मिशन के अंदर होता है और वहाँ से वो रेगुलर टच में या कॉन्टैक्ट में रहता है, तो उनको भी ये सबमिट करना या उसके थ्रू इंडिया में आएगा, ये इसका प्रोविज़न बता रहे हैं ये। एंड शैल नॉट अनलेस प्रिपेयर टू डू सो एट हिज ऑन रिस्क, तो या तो वो अपने रिस्क पे जो ये चेंज है उसको ले ले, नहीं तो जब तक उसका अप्रूवल नहीं होगा, ये जो पर्टिकुलर्स हैं उसको उसने सबमिट कराया और इन पर्टिकुलर्स का अप्रूवल जब तक नहीं हुआ, अगर अप्रूवल लिए बिना अगर उसने कोई काम किया और उसके अंदर उसका पैसा इन्वॉल्व हो गया या उसको पैसा देना पड़ा, तो वो सारा उसी का रिस्क रहेगा। तो यही कह रहे हैं, कमेंस द कोर्स ऑफ स्टडी और इनकर एनी एक्सपेंसेस इन कनेक्शन देयर विद अंटिल ही रिसीव द अप्रूवल ऑफ अथॉरिटी कॉम्पिटेंट टू ग्रांट द स्टडी लीव फॉर द कोर्स। तो जब तक वो उसका अप्रूवल नहीं ले लेता तो वो उसके अंदर एडवाइजेबल ये कह रहे हैं कि भाई आप उसको फर्दर कमेंस नहीं करो स्टडी जो भी कोर्स है उसको, नहीं तो अगर कुछ बाद में अप्रूवल नहीं मिली तो सारा जो रिस्क रहेगा, सारा जो एक्सपेंसेस है वो उसी गवर्नमेंट सर्वेंट को बियर करना पड़ेगा, ये कहा गया है। ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि अगर कोई चेंजेस आता है या आपको डिटेल बाद में पता चल रहे हैं तो आप क्या करो भाई, डिटेल भेजो और फिर जो अथॉरिटी कॉम्पिटेंट है उसका अप्रूवल लो। अप्रूवल लेने से पहले आप जो भी करोगे वो सारा आपका रिस्क रहेगा, अप्रूवल नहीं मिला तो सारा खर्चा जो होगा वो आपके ही जिम्मे आएगा, ये इन्होंने बताया। रूल 53 है सैंक्शन ऑफ स्टडी लीव। अब सैंक्शन कैसे होगी? ए रिपोर्ट रिगार्डिंग द एडमिसिबिलिटी ऑफ द स्टडी लीव शैल बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द ऑडिट ऑफिसर। तो हमने स्टार्टिंग में जब लीव रूल कर रहे थे तो स्टार्टिंग में पढ़ा था कि कौन मेंटेन करेगा ये लीव रूल का रिकॉर्ड। तो हमने देखा था कि जो गस्टेड गवर्नमेंट सर्वेंट है उनके लिए ऑडिट ऑफिसर, और जहाँ पे हेड ऑफ ऑफिस जो है मेंटेन कर रहा है किसी की लीव या सैलरी को, तो उसके केस में वो हेड ऑफ ऑफिस। तो यहाँ पे क्योंकि ऑडिट ऑफिसर मेंटेन कर रहा होगा तो उस ऑडिट ऑफिसर से रिपोर्ट मांगी जाएगी कि स्टडी लीव एडमिसिबल है कि नहीं है। तो इसीलिए यहाँ पे ऑडिट ऑफिसर का मेंशन हुआ है कि ए रिपोर्ट रिगार्डिंग द एडमिसिबिलिटी ऑफ द स्टडी लीव शैल बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द ऑडिट ऑफिसर provided that the study leave, if any, already availed by the government servant shall be included in the report। तो रिपोर्ट के अंदर जो भी स्टडी लीव अगर किसी ने पहले से ले रखी तो उसके बारे में उसके अंदर इंक्लूड किया जाएगा, एडमिसिबल है कि नहीं है वो भी लिखा जाएगा। तो ये सारी बातें यानी डिटेल मांगी जाएगी, आप बताओ भाई इसको स्टडी लीव देना है या नहीं देना है, इसके अकाउंट में स्टडी लीव्स ने कोई पहले तो नहीं ली, अगर पहले लिए तो कितनी ली है। तो ये सारी बातें जो है उस रिपोर्ट के अंदर देख के मतलब बनाई जाएगी जो रिपोर्ट, उसके अंदर ये सब बातें लिखी जाएगी। Where a government servant born permanently on the cadre of one department or establishment is serving temporarily in other department or establishment। तो अगर ऐसा कोई गवर्नमेंट सर्वेंट है जो बिलोंग किसी और डिपार्टमेंट को करता है, मान लिया कि एग्जांपल के तौर पर कोई मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को बिलोंग करता है
और वो कहीं टेम्परली किसी और जगह पे, दूसरी जगह पे डेपुटेशन पे गया हुआ है, या फाइन आपका जैसे फॉरेन सर्विस कहते हैं उस पर गया हुआ है, तो उस केस में स्टडी लीव कैसे मिलेगी? तो कोई ए डिपार्टमेंट का पर्सन जिसका परमानेंट एम्प्लॉय है, लेकिन वो बी डिपार्टमेंट में अभी किसी वजह से डेपुटेशन पे गया है या टेम्परली वहाँ पे है, तो उस केस की बात बता रहे हैं। तो उस केस में कह रहे हैं कि द ग्रांट ऑफ स्टडी लीव टू हिम शैल बी सब्जेक्ट टू द कंडीशन दैट, तो उसमें एक कंडीशन क्या है, द कंकरेंस ऑफ द डिपार्टमेंट और एस्टेब्लिशमेंट टू विच ही इज परमानेंटली अटैच्ड। तो जिस डिपार्टमेंट का वो परमानेंटली एम्प्लॉय यानी ए डिपार्टमेंट, ठीक है, जो उसका परमानेंट कैडर है, जो परमानेंट उसका पेरेंट डिपार्टमेंट है, उसका कंकरेंस लेना पड़ेगा, उसकी अप्रूवल लेनी पड़ेगी, उसको भी भेजना पड़ेगा, इज ऑब्टेन्ड बिफोर लीव इज ग्रांटेड। तो ए डिपार्टमेंट से कोई बी डिपार्टमेंट में गया तो ए डिपार्टमेंट की कंकरेंस यानी उसका भी सहमति लेनी पड़ेगी कि भाई इसको स्टडी लीव पे भेजे कि नहीं भेजे। कि मान लो सपोज कि दूसरे डिपार्टमेंट में, बी डिपार्टमेंट में उसकी जो ड्यूटीज़ है, सर्विसेज है, वो कुछ टाइम के लिए ही है, वापस उसे ए में पहुंचना है, तो इसलिए ए डिपार्टमेंट से भी पूछ लेना यहाँ पे जरूरी है। वेयर द स्टडी लीव इज ग्रांटेड फॉर प्रोसिक्यूशन ऑफ स्टडीज अब्रॉड, जहाँ पे बाहर यानी किसी को स्टडी के लिए जाना है, तो उस केस में द हेड ऑफ मिशन कंसर्न शैल बी इन्फॉर्म्ड ऑफ द फैक्ट्स बाय द अथॉरिटी ग्रांटिंग लीव। तो जो छुट्टी अप्रूव कर रहा है वो हेड ऑफ मिशन को भी इन्फॉर्म करेगा। इस तरह की बात मैंने एग्जांपल के तौर पे मैंने भी समझा भी दिया था कि जो भी कोई गवर्नमेंट सर्वेंट बाहर अब्रॉड जा रहा है तो हेड ऑफ मिशन जो वहाँ पे होगा उस फॉरेन कंट्री के अंदर, उसको भी ये सारे डिटेल भेज दिया जाएगा कि ये हमारा गवर्नमेंट सर्वेंट है, ये यहाँ पे स्टडी के लिए जा रहा है, इसकी ये ऑथराइज्ड लीव है, और क्योंकि वो एक लंबे समय के लिए वहाँ पर रहने वाला है। ठीक है, जनरली जो अब्रॉड जाएगा तो हो सकता है 1 साल 2 साल से तो कम की लीव नहीं होगी, तो इस तरह की इंफॉर्मेशन जो है हेड ऑफ मिशन को भी कन्वे कर दी जाती है। प्रोवाइडेड दैट वेयर सच लीव हैज़ बीन ग्रांटेड बाय एन एडमिनिस्ट्रेटर, तो जिस केस में कोई अगर कोई एडमिनिस्ट्रेटर जो है लीव को सैंक्शन कर रहा है तो उस केस में कह रहे हैं कि इंटीमेशन शैल बी सेंट थ्रू मिनिस्ट्री कंसर्न, तो मिनिस्ट्री के थ्रू उसकी इंफॉर्मेशन को भेजा जाएगा। जो कंसर्न मिनिस्ट्री होगी जो उस मैटर को डील कर रही है, जिसका वो गवर्नमेंट सर्वेंट है, या जो अगर उसका कैडर अगर उसके अंदर है किसी मिनिस्ट्री के अंदर, तो उसके थ्रू भेजी जाएगी। तो ये यहाँ पे बताया है। द हेड ऑफ मिशन शैल बी कॉन्टैक्टेड बाय द गवर्नमेंट सर्वेंट, हेड ऑफ मिशन जो है उसको कॉन्टैक्ट कर सकता है गवर्नमेंट सर्वेंट फॉर इशू ऑफ एनी लेटर ऑफ इंट्रोडक्शन और अदर सिमिलर फैसिलिटीज दैट मे बी रिक्वायर्ड। तो मान लो कि आप कोई गवर्नमेंट सर्वेंट यूएसए गया, अब यूएसए में तो वहाँ पे यूनिवर्सिटी में और उनमें कोई उसका बैकग्राउंड के बारे में नहीं पता, तो उसको इंट्रोड्यूस करने के लिए, उस गवर्नमेंट सर्वेंट को इंट्रोड्यूस करने के लिए, उसकी वैलिडिटी या उसको कह सकते हैं जेन्युइननेस को बताने के लिए वहाँ पे लेटर ऑफ इंट्रोडक्शन जो है हेड ऑफ मिशन दे सकता है, या उस तरह का कोई भी अगर दूसरी फैसिलिटी की रिक्वायरमेंट है तो वो भी वो इशू कर सकता है हेड ऑफ मिशन। एवरी गवर्नमेंट सर्वेंट इन परमानेंट एम्प्लॉय हु हैज़ बीन ग्रांटेड स्टडी लीव और एक्सटेंशन ऑफ स्टडी लीव, तो ये आपका जो रूल 53 का 4 था जिसके अंदर बॉन्ड की बात हो रही थी, वो ये आपका रूल आ गया है। इस 53 के 4 में एक्चुअली बॉन्ड्स की बात हो रही है कि कौन कौन से फॉर्म है और किस किस के लिए एम्प्लॉय होगा। तो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया था, जो परमानेंट एम्प्लॉय में गवर्नमेंट सर्वेंट है, अगर वो स्टडी लीव पे जा रहे हैं, प्रोसीडिंग ऑन स्टडी लीव या एक्सटेंशन ऑफ स्टडी लीव की बात हो रही है, तो उस केस में फॉर्म 7 और फॉर्म 8 को भरेंगे। प्रोसीडिंग के लिए फॉर्म 7 और एक्सटेंशन के लिए फॉर्म 8। तो शैल बी रिक्वायर्ड टू एग्जीक्यूट ए बॉन्ड इन फॉर्म 7, तो फॉर्म 7 जब वो स्टडी लीव पे जा रहे हैं और फॉर्म 8 जब वो एक्सटेंशन मांग रहे हैं। तो ये मैंने ब्लू से इसलिए लिख दिया ताकि आपको याद रहे कि फॉर्म 7 किसके लिए है और फॉर्म 8 किसके लिए है। बिफोर द स्टडी लीव और एक्सटेंशन ऑफ सच ग्रांटेड टू हिम कमेंसेस, तो ये लेकिन फॉर्म जो है उसकी स्टडी लीव के स्टार्ट होने से पहले उसको एग्जीक्यूट करना होगा, तभी उसको छुट्टी मिल पाएगी। और इस तरह से जो नॉन परमानेंट एम्प्लॉय है उनके लिए फॉर्म 9 और फॉर्म 10 है, जो कि मैंने आपको दिखा भी दिया था थोड़ी देर पहले। तो ये उनको एग्जीक्यूट करना पड़ेगा स्टडी लीव पे जाने से पहले, या उसकी स्टडी लीव जब से स्टार्ट होती है उसको स्टार्ट होने से पहले ही इस तरीके का बॉन्ड एग्जीक्यूट करना पड़ेगा और ये फिल करना और इसको भरना जरूरी है। द अथॉरिटी कॉम्पिटेंट टू ग्रांट लीव शैल सेंड टू द ऑडिट ऑफिसर ए सर्टिफिकेट टू द इफेक्ट दैट गवर्नमेंट सर्वेंट रेफर टू इन क्लॉज ए और क्लॉज बी हैज़ एग्जीक्यूटेड द रिक्विजाइट बॉन्ड। उस ऑडिट ऑफिसर को जिसने इसकी छुट्टी के बारे में रिपोर्ट दी थी कि एडमिसिबल है कि नहीं है, उसको ये भी लिख के भेजना पड़ेगा, जो छुट्टी अप्रूव कर रही है वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, कि ऐसे गवर्नमेंट सर्वेंट ने जो परमानेंट एम्प्लॉय में है या नॉन परमानेंट एम्प्लॉय है, दोनों में से दोनों ने
जो है एग्जीक्यूट कर दिया है बॉन्ड को। तो यानी ये एक रिक्वायरमेंट है जिसको फुलफिल किए बिना जो लीव है उस पर नहीं जा सकता कोई। ठीक है। ऑन कंप्लीशन ऑफ द स्टडी, कोर्स ऑफ स्टडी, अब क्या है, सारी बातें होगी, एप्लीकेशन दे दिया, वो स्टडी पे चला भी गया और स्टडी लीव पे अब उसका कंप्लीशन भी हो गया। तो उसके बाद कह रहे थे गवर्नमेंट सर्वेंट शैल सबमिट द अथॉरिटी विच ग्रांटेड हिम स्टडी लीव। तो जिस अथॉरिटी ने उसको स्टडी लीव ग्रांट की उसको क्या देना पड़ेगा, प्रूफ किस चीज़ का, कि भाई उसने कंप्लीट कर लिया अपना कोर्स। द सर्टिफिकेट ऑफ एग्जामिनेशन पास्ट, जो उसने एग्ज़ाम पास किए। स्पेशल कोर्स ऑफ स्टडी अंडरटेकन, जो उसने स्टडी की, जो भी जैसा भी केस होगा। इंडिकेटिंग द डेट ऑफ कमेंसमेंट, कब वो कोर्स कमेंस हुआ, स्टार्ट हुआ। टर्मिनेशन, कब वो एंड हुआ। विद द रिमार्क्स, और अगर कोई रिमार्क्स है जो अथॉरिटी इंचार्ज थी कोर्स की उसके, तो इस तरह की सारी बातों को जो है कंप्लीशन ऑफ द कोर्स स्टडी पे देना पड़ेगा। यानी आपने कोर्स कंप्लीट कर लिया, वहाँ पे क्या क्या किया, क्या आपने सर्टिफिकेट वहाँ पे आपको मिले, और क्या आपने एग्ज़ाम पास किया, और अगर कोई रिमार्क है कि आपका अच्छा बिहेवियर था, अच्छा आपने कोर्स किया, अगर इस तरह का कुछ भी है तो यानी सारे डिटेल आपको वहाँ पे देने पड़ेंगे जिसने आपकी छुट्टी को अप्रूव किया था, उस कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को। इफ़ द स्टडी इज़ अंडरटेकन इन कंट्री आउटसाइड इंडिया, अगर इंडिया से बाहर किसी ने स्टडी की है तो वेयर देर इज़ एन इंडियन मिशन द सर्टिफिकेट्स शैल बी सबमिटेड थ्रू द हेड ऑफ मिशन कंसर्न। तो जहाँ पे बाहर की स्टडी की है, बाहर यानी किसी इंडिया से बाहर स्टडी की है किसी ने, तो उस केस में जो सर्टिफिकेट होगा वो हेड ऑफ मिशन के थ्रू भेजना पड़ेगा। तो हेड ऑफ मिशन के थ्रू भेजने का जो एक पर्पज़ यहाँ पे समझ में आ रहा है कि वही बता सकता है कि भाई जो गवर्नमेंट सर्वेंट बाहर गया उसने किसी से यानी परचेस करके इस तरह का सर्टिफिकेट नहीं बनाया, उसने प्रॉपर, इसलिए वो मेरे को लगता है कि ये एक वेरिफिकेशन का रूट है जिसके थ्रू बोला कि हेड ऑफ मिशन के थ्रू वो सर्टिफिकेट्स सबमिट होंगे वहाँ पे जो भी कंसर्न हेड ऑफ मिशन होगा। रूल 54 है अकाउंटिंग ऑफ स्टडी लीव एंड कॉम्बिनेशन विद लीव ऑफ अदर काइंड। तो लीव जो स्टडी लीव लिया जाएगा तो उसको अकाउंटिंग मतलब कि किस तरीके से अकाउंट में मेंशन होगा उसके बारे में बता रहे हैं। अब तो स्टडी लीव शैल नॉट बी डेबिटेड अगेंस्ट द लीव अकाउंट ऑफ द गवर्नमेंट सर्वेंट। तो ये जो स्टडी लीव मिलती है, जो बाकी EL HPL मिलता है, लीव नॉट ड्यू मिलता है, उसके ये सेपरेट है और ये उसके लीव अकाउंट में से डेबिट नहीं होता। स्टडी लीव में भी कंबाइंड विद अदर काइंड ऑफ लीव, स्टडी लीव को दूसरे तरह की लीव के साथ भी कंबाइन किया सकता है, EL HPL जैसा कि मैंने बात की है। बट इन नो केस शैल बी ग्रांट ऑफ दिस लीव इन कॉम्बिनेशन विद लीव अदर दैन एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव इन्वॉल्व ए टोटल एब्सेंस ऑफ मोर देन 28 मंथ्स जर्नली। लेकिन जो ये कॉम्बिनेशन ऑफ लीव है इसके अंदर 28 महीने से ज़्यादा का जर्नली जो है एब्सेंस नहीं हो सकता। ठीक है, अदर देन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव। लेकिन अगर किसी की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव है तो 28 महीने से भी ज़्यादा हो सकता है, लेकिन बाकी दूसरे लीव के कॉम्बिनेशन में 28 महीने से ज़्यादा नहीं हो सकता। और अगर किसी का 28 महीने से ज़्यादा हो रहा है तो उस केस में वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव हो तभी हो सकता है। एंड 36 मंथ्स फॉर द कोर्स लीडिंग टू PhD डिग्री फॉर द रेगुलर ड्यूटीज़ ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट। और अगर PhD ड्यूटी के लिए कोई कर रहा है तो टोटल मिला के उसकी जो स्टडी लीव है, क्योंकि स्टडी लीव तो जनरली 2 साल के लिए मिल रही है और हेल्थ ऑफिसर्स के केस में 3 साल के लिए मिल रही है, तो ये कह रहे हैं कि अगर उसको कंबाइन किया जा रहा है PhD के केस में, लेकिन 36 महीने तक ये जा सकती है रेगुलर लीव पे। एक्सप्लेनेशन द लिमिट ऑफ 28 मंथ्स 36 मंथ्स ऑफ एब्सेंस प्रिस्क्राइब्ड इन दिस सब रूल इंक्लूड द पीरियड ऑफ वेकेशन। तो इसमें अगर कोई वेकेशन डिपार्टमेंट है तो ये जो स्टडी लीव वाला पोर्शन है इसके अंदर वेकेशन पीरियड भी इंक्लूड करके 28 या 36 महीने बनेगा या इसके अंदर इंक्लूडेड रहेगा। A government servant granted study leave in combination with any other kind of leave may, if so desire, undertake or commence a course of study during any other kind of leave। तो जब किसी गवर्नमेंट सर्वेंट को स्टडी लीव दी जा रही है और उसके कम्बिनेशन में वो दूसरी तरह की भी लीव ले रहा है, तो वो कह रहा है कि ये जो दूसरी तरह की लीव है उसके अंदर भी वो अपनी कोर्स ऑफ स्टडी को स्टार्ट कर सकता है। यानी एग्जांपल के तौर पे मान लिया किसी ने 6 महीने की EL ले ली, उसके अकाउंट में थी 6 महीने की उसने EL ली, उसके आगे उसने स्टडी लीव लिया, तो ये 6 महीना प्लस जो स्टडी लीव है वो स्टार्टिंग से पहले उसने स्टडी लीव के लिए पहले उसने EL लिया फिर स्टडी लीव ली, तो वो कह रहे हैं कि ये जो 6 महीने इसके दौरान भी वो अपनी स्टडी को कमेंस कर सकता है, उसको स्टार्ट कर सकता है। तो ऐसा नहीं कि दूसरी तरह की लीव कॉम्बिनेशन में लिए तो उस पीरियड के अंदर वो
स्टडी नहीं कर सकता या स्टडी अपना कोर्स नहीं अंडरटेक कर सकता। तो ये ऐसा कंपल्शन नहीं है। कॉम्बिनेशन में जब होगा तो टोटल उसको वहाँ पे अलाउड है कि दूसरी तरह की लीव के अंदर भी अपने कोर्स को स्टार्ट कर दे। प्रोवाइडेड दैट द पीरियड ऑफ सच लीव कंसाइडिंग विद द कोर्स ऑफ स्टडी शैल नॉट काउंट एज स्टडी लीव। और ये जो जैसे ईएल का एग्जांपल लिया तो वो स्टडी लीव में काउंट नहीं होगा। स्टडी लीव उसका जो 6 महीने बाद 2 साल का स्टार्ट होगा वही काउंट होगा। रेगुलर ऑफ स्टडी लीव एक्सटेंडिंग बियॉन्ड द कोर्स ऑफ स्टडी। तो व्हेन द कोर्स ऑफ स्टडी फॉल्स शॉर्ट ऑफ स्टडी लीव, अगर किसी की स्टडी लीव जो है उसने ली और उसके अंदर उसका कोर्स पूरा नहीं हुआ, व्हेन द कोर्स ऑफ स्टडी फॉल्स शॉर्ट ऑफ द स्टडी लीव ग्रांटेड टू ए गवर्नमेंट सर्वेंट, he shall resume duty on the conclusion of the course of study unless the previous sanction of the competent authority to grant leave has been obtained to treat the period of shortfall as ordinary leave। तो इसमें कह रहे हैं कि अगर किसी ने कोर्स ऑफ स्टडी जो है उसको पूरा नहीं हुआ, इसका स्टडी लीव जो मिला था वो पूरा छोटा कम पड़ गया, तो उस केस में क्या होगा, ही शैल रिज्यूम द ड्यूटी, तो उसे ड्यूटी को ज्वाइन करना पड़ेगा। ठीक है, अनलेस जब तक कि उसका पहले से जो आगे का फर्दर लीव है उसको रेगुलर या ऑर्डिनरी लीव जब तक ना दे दी जाए। तो कहने का मतलब ये कि अगर ऑर्डिनरी लीव दे दी जाएगी तभी उसका जो बाकी का पीरियड है जो कोर्स का, उसके अंदर उसका स्टडी लीव एक्सटेंडेड माना जाएगा, यानी अदरवाइज उसे क्या करना पड़ेगा, रिज्यूम करना पड़ेगा। अनलेस द प्रीवियस सैंक्शन ऑफ द अथॉरिटी कॉम्पिटेंट टू ग्रांट लीव हैज़ बीन ऑब्टेन्ड टू ट्रीट द पीरियड ऑफ शॉर्टफॉल एज द ऑर्डिनरी लीव। तो जो शॉर्टफॉल का पीरियड है उसको ऑर्डिनरी लीव बनाने के लिए, उसको छुट्टी ग्रांट करवाने के लिए प्रीवियस सैंक्शन होना चाहिए। प्रीवियस मतलब प्रीवियस अप्रूवल होना चाहिए अथॉरिटी का। ठीक है, तो किसी का अगर मान लो 2 साल का कोर्स 2.5 साल में आप कंप्लीट होना है, तो वो जो 6 महीने हैं उसके लिए ऑर्डिनरी लीव को पहले से ही अप्लाई करना पड़ेगा, पहले से ही करना पड़ेगा, नहीं तो उसे ड्यूटी रिज्यूम करनी पड़ेगी अपनी। लीव सैलरी ड्यूरिंग स्टडी लीव, लीव सैलरी क्या मिलेगी, एक्सेप्ट एज प्रोवाइडेड इन सब रूल 6। तो सब रूल 6 में बेसिकली बोला गया कि अगर पे रिवीजन होता है, तो जैसे पे कमीशन वगैरह तो उसके अंदर पे रिवीजन होता है, तो उसके बेनिफिट भी मिलेंगे। तो सब रूल 6 ही पहले कर लेते हैं। ड्यूरिंग द करेंसी ऑफ स्टडी लीव, तो स्टडी लीव जब चल रही है विद इन और आउटसाइड इंडिया, इंडिया के या इंडिया से बाहर दोनों में केस के अंदर, ऑन और आफ्टर 1st day of January 1996, a central government servant shall draw benefits of the revised pay from the date such revision took place। तो जब पे रिवीजन होती है तो वो कह रहे हैं कि तो उसका भी बेनिफिट मिलेगा। सब रूल के अंदर ये बताया, और ये पुरानी बात है 1996 की है, लेकिन इसका मतलब ये है कि अगर मान लो कोई स्टडी लीव पे गया और बीच में पे कमीशन आता है और पे रिवीजन हो जाती है, तो उसको पे रिवीजन के भी बेनिफिट्स मिलने चाहिए इस रूल के, सब रूल के हिसाब से। तो यही कह रहे हैं, एक्सेप्ट एज प्रोवाइडेड इन सब रूल 6 दैट इज पे रिवीजन बेनिफिट विल बी प्रोवाइडेड। ये मैंने आपको आसान भाषा में समझाने के लिए लिख दिया यहाँ पे। ड्यूरिंग द स्टडी लीव अवेल्ड आउटसाइड इंडिया ए गवर्नमेंट सर्वेंट शैल ड्रॉ लीव सैलरी इक्वल टू, तो जब कोई गवर्नमेंट सर्वेंट स्टडी लीव बाहर इंडिया से लेके गया हुआ है तो उस केस में क्या लीव सैलरी मिलेगी वो बता रहे हैं। द पे दैट गवर्नमेंट सर्वेंट ड्यू वाइल ऑन ड्यूटी विद गवर्नमेंट इमीडिएटली बिफोर प्रोसीडिंग ऑन लीव। तो जो भी सैलरी वो ड्रॉ कर रहा था उस स्टडी लीव पे जाने से पहले, साथ में उसको डीएनएस अलाउंस डीए मिलेगा और हाउस रेंट अलाउंस यानी एचआरए मिलेगा। तो यानी उसकी लीव सैलरी क्या होगी, जो पे उसने ड्रॉ की, जो डीए मिल रहा है और जो एचआरए मिल रहा है, ये उसको मिलता रहेगा अगर वो इंडिया से बाहर गया है तो। एक्सेप्ट एज प्रोवाइडेड इन सब रूल 6 ड्यूरिंग द स्टडी लीव अवेल्ड ऑफ इन इंडिया, अगर कोई इंडिया में तो क्या मिलेगा, द लीव सैलरी इक्वल टू पे दैट गवर्नमेंट सर्वेंट ड्यू वाइल ऑन स्टडी लीव वाइल ऑन ड्यूटी विद गवर्नमेंट सर्वेंट इमीडिएटली बिफोर प्रोसीडिंग ऑन सच लीव। तो जो ऊपर लिखा गया है वही लिखा हुआ है नीचे भी कि उसको पे मिलेगा इमीडिएटली जब छुट्टी पे जाने से पहले, साथ में डीएनएस अलाउंस मिलेगा और एचआरए मिलेगा एज एडमिसिबल इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ रूल 60। तो जैसा कि रूल 60 के अंदर प्रोविजन दिया गया है उसके अकॉर्डिंग इनको एचआरए मिलेगा। तो रूल 60 के अंदर बेसिकली बता रखा है कि पहले 180 दिन के लिए उसे एचआरए मिलेगा, इसको हम नीचे भी देखेंगे भी, और उसके बाद इसे सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, उसके बेसिस पे उसे एचआरए मिलेगा। तो ये हम डिटेल में अभी रूल 60 में पढ़ लेंगे, लेकिन रूल 60 का प्रोविज़न यही कहता है कि पहले 180 दिन के लिए तो उसे एचआरए मिलता रहेगा, लेकिन उसके बाद 180 दिन के बाद उसे सर्टिफिकेट देना पड़ेगा कि उसने कोई गवर्नमेंट अकोमोडेशन या कोई इस तरह की चीज़ नहीं ले रखी है। वो हम आगे देख लेंगे 60 के अंदर।
पेमेंट ऑफ लीव सैलरी एट फुल रेट अंडर सब रूल 2 शैल बी सब्जेक्ट टू द फर्निशिंग ऑफ सर्टिफिकेट बाय द गवर्नमेंट सर्वेंट टू इफेक्ट दैट ही इज नॉट रिसीव्ड ऑफ एनी। अब ये जो लीव सैलरी दी जा रही है 2 के अंदर, यानी जो इंडिया के अंदर स्टडी लीव पे गया हुआ है, तो उसको साथ में ये सर्टिफिकेट भी देना पड़ेगा कि वो उसको कोई स्कॉलरशिप नहीं मिल रही, उसको कोई स्टाइपेंड नहीं मिल रहा, या किसी तरीके का उसको रिन्यूमरेशन नहीं मिल रहा किसी पार्ट टाइम एम्प्लॉयमेंट की वजह से। ठीक है, तो यानी किसी दूसरे तरीके का बेनिफिट अगर उसको कोई मिल रहा है तो उसको हमें क्या करना पड़ेगा, उसको कम कर दिया जाएगा उसकी लीव सैलरी में से, जैसा कि हमने बाकी रूल्स में भी देखा था। The amount, if any, received by the government servant during the period of study leave as scholarship, stipend, remuneration in respect of any part-time employment shall be adjusted। तो उसको एडजस्ट कर लिया जाएगा, यानी उसको उतना कम कर दिया जाएगा। ठीक है, अगेंस्ट द लीव सैलरी पेबल अंडर दिस सब रूल सब्जेक्ट टू द कंडीशन दैट लीव सैलरी शैल नॉट बी रिड्यूस। लेकिन इसके अंदर एक कंडीशन और है कि लीव सैलरी को, ठीक है, किसी को स्कॉलरशिप मिल रही है, स्टाइपेंड मिल रहा है या रिन्यूमरेशन मिल रहा है, पार्ट टाइम जॉब की वजह से मिल रहा है, लेकिन उसकी लीव सैलरी को इतना डिडक्ट नहीं किया जाएगा कि उसकी हाफ पे से कम पड़ जाए। यानी उसको हाफ पे की लीव सैलरी तो मिलेगी, बाकी जो है वो कम हो सकता है, उससे ज़्यादा कम नहीं हो सकता। यानी एग्जांपल के तौर पर किसी को लीव सैलरी जो है वो 100 रुपये मिल रही है, और स्टाइपेंड, स्कॉलरशिप और रिन्यूमरेशन से किसी को अगर 60 रुपये का फ़ायदा हो रहा है, तो उसके अंदर क्या होगा, 100 में से 60 माइनस नहीं होगा, 100 में से सिर्फ 50 ही माइनस होगा। तो लीव सैलरी यानी हाफ, पूरी सैलरी 100 है, हाफ पे लीव जो है 50 है, और यहाँ पे स्कॉलरशिप से उसको मान लिया कि, और ये स्टाइपेंड या रिन्यूमरेशन से उसको 60 रुपये मिल रहा है, तो यहाँ पे उसकी लीव सैलरी को सिर्फ 50% तक, हाफ पे लीव तक ही रिड्यूस कर सकते हैं। तो ये एक कंडीशन है कि द लीव सैलरी शैल नॉट बी रिड्यूस टू एन अमाउंट लेस देन दैट पेएबल एज लीव सैलरी ड्यूरिंग हाफ पे लीव। तो वो 50 से कम नहीं हो सकता। ये एग्जाम्पल बताएं, ये मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। 57, 58, 59 जो ओमिटेड है। अब 60 की बात कर ले, तो जो अभी बात कर रहे थे कि पहले 60 दिन तक हाउस रेंट जो अलाउंस है उसको मिलता रहेगा। फॉर द फर्स्ट 180 डेज ऑफ स्टडी लीव हाउस रेंट अलाउंस शैल बी पेड एट द रेट एडमिसिबल टू द गवर्नमेंट सर्वेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम एट द स्टेशन फ्रॉम वेयर ही प्रोसीड ऑन स्टडी लीव। तो जहाँ से वो स्टडी लीव पे गया है, उस हेडक्वार्टर, उस स्टेशन पे उसको जो भी HRA मिलना चाहिए जिसके लिए एंटाइटल्ड है वो उसको 180 दिन तक तो मिलता रहेगा। द कंटिन्यूएंस ऑफ पेमेंट ऑफ HRA बियॉन्ड 180 डेज शैल बी सब्जेक्ट टू द प्रोडक्शन ऑफ सर्टिफिकेट। उसके बाद उसे एक सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, जो कि ये आपका मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का ये OM है, और इसका पैरा 8D है। तो मैं इसको दिखा देता हूँ, बाकी इसके डिटेल में हम नहीं जाएंगे क्योंकि ये इससे रिलेटेड नहीं है। तो ये इस तरीके का, ये सर्टिफिकेट इस तरीके का है, सर्टिफाइड टू बी फर्निश्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट सर्वेंट फॉर द क्लेमिंग हाउस रेंट। ये इसका रेफरेंस भी दे रखा है, ये जो OM है। ठीक है, ये क्या क्या है इसके बारे में हम डिटेल में नहीं जाएंगे। अगर आप जानना चाहेंगे तो ऑनलाइन ये अवेलेबल है, तो वहाँ पे आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा ये। एक्सेप्ट फॉर द हाउस रेंट अलाउंस एज एडमिसिबल अंडर सब रूल एंड द डियरनेस अलाउंस वेयर एडमिसिबल, नो अदर अलाउंस शैल बी पेड टू गवर्नमेंट सर्वेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ द पीरियड ऑफ स्टडी लीव ग्रांटेड टू हिम। हाउस रेंट अलाउंस, HRA और DA, इसके अलावा कोई भी दूसरे तरीके का अलाउंस गवर्नमेंट सर्वेंट को नहीं दिया जाएगा जो कि स्टडी लीव पे है। तो यानी स्टडी लीव पे जा रहा है, तो अगर कोई दूसरे तरह का अलाउंस एडमिसिबल है तो वो भी नहीं मिल सकता, सिर्फ HRA या डियरनेस अलाउंस DA ही मिल सकता है, जिसके लिए कंडीशन यहाँ पे ऑलरेडी HRA के लिए बता रखी है। ठीक है, 61 है ट्रैवलिंग अलाउंस ड्यूरिंग द स्टडी लीव। क्या ट्रैवलिंग अलाउंस मिल सकता है? जब कोई ट्रैवल करता है किसी एक जगह से दूसरी जगह, तो उसको ट्रैवलिंग अलाउंस दिया जाता है। तो क्या ट्रैवलिंग अलाउंस मिलेगा? तो कह रहे कि एक गवर्नमेंट सर्वेंट टू whom स्टडी लीव हैज़ बीन ग्रांटेड शैल नॉट ऑर्डिनरली बी पेड ट्रैवलिंग अलाउंस। तो ऑर्डिनरली यानी ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस में, सिचुएशन में तो उसको नहीं पे किया जाएगा। लेकिन क्या है, प्रेसिडेंट जो अगर चाहें तो प्रेसिडेंट में इन एक्सेप्शन सर्कमस्टांसेस सैंक्शन द पेमेंट ऑफ सच अलाउंस। प्रेसिडेंट क्या है, प्रेसिडेंट की डेलीगेटेड पावर जनरली जो कंसर्न मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट वहाँ पे मिनिस्टर होता है उसके पास होती है, तो वो चाहे तो एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में वो ट्रैवलिंग अलाउंस को अलाउ कर सकते हैं, सैंक्शन कर सकते हैं। वेयर द गवर्नमेंट सर्वेंट इज सर्विंग इन द इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट। तो इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट डिपार्टमेंट का जो हेड होता है, जैसे यहाँ पे मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट के प्रेसिडेंट होते हैं, उस से इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट डिपार्टमेंट के जो हेड होते हैं वो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल होते हैं ऑफ इंडिया। तो ये उस केस में वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी हो जाएंगे। वो चाहे तो
एक्सेप्शन सर्कमस्टांस में इस तरह का ट्रैवलिंग अलाउंस जो है वो अलाउ कर सकते हैं। रूल 60 है कॉस्ट ऑफ फीस फॉर स्टडी। तो जो फीस है उसके रिगार्डिंग यहाँ बात कर रहे हैं। एक गवर्नमेंट सर्वेंट टू हुम स्टडी लीव हैज़ बीन ग्रांटेड शैल ऑर्डिनरली बी रिक्वायर्ड टू मीट द कॉस्ट ऑफ फीस पेड फॉर द स्टडी। तो जो गवर्नमेंट सर्वेंट स्टडी लीव पे जा रहा है उसी को अपना कोर्स का सारा फीस देना है, ये बताया। लेकिन एक्सेप्शन सर्कमस्टांसेस में वही है कि प्रेसिडेंट चाहे तो वो ग्रांट कर सकते हैं, सैंक्शन कर सकते हैं उसका कोर्स जो है उसका फीस। प्रोवाइडेड दैट इन नो केस शैल द कॉस्ट ऑफ फीस बी पेड टू गवर्नमेंट सर्वेंट हु इज। लेकिन ये जो कॉस्ट ऑफ फीस है ये उस गवर्नमेंट सर्वेंट को नहीं दिया जाएगा अगर हु इज इन रिसीट ऑफ स्कॉलरशिप और स्टाइपेंड फॉर वाट एवर सोर्स फ्रॉम वाट एवर सोर्स, अगर उसको स्कॉलरशिप या स्टाइपेंड मिल रही है। हु इज परमिटेड टू रिसीव एंड रिटेन इन एडिशन टू द लीव सैलरी एनी रिन्यूमरेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ पार्ट टाइम एम्प्लॉयमेंट, या किसी को लीव सैलरी के अलावा जो पार्ट टाइम एम्प्लॉयमेंट कर रहा है उसको रिटेन करने के लिए दिया जा रहा है। तो यानी कोई पार्ट टाइम लीव सैलरी तो मिल ही रही है, उसके अलावा उसको पार्ट टाइम एम्प्लॉयमेंट से जो पैसा मिल रहा है वो भी रिटेन कर रहा है। अब उसके बाद अगर कॉस्ट जो है स्टडी की वो भी अगर वो चाहता है तो उसको नहीं मिलेगी। और वही बताया गया कि इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट के केस में ये कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल जो है वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है इसके रिगार्डिंग डिसीजन लेने के लिए या इस तरह के कॉस्ट ऑफ फीस को देने के लिए। रेजिग्नेशन और रिटायरमेंट आफ्टर द स्टडी लीव और नॉन कंप्लीशन ऑफ द कोर्स ऑफ स्टडी। तो अगर कोई रिजाइन कर देता है या रिटायर हो जाता है या सर्विस को छोड़ देता है या कोर्स को कंप्लीट ही नहीं करता, तो ये उन केसेस की बात कर रहा है कि जहाँ पे जो 3 साल का पीरियड था, मैंडेटरी पीरियड, स्टडी कंप्लीट करने के बाद 3 साल का मैंडेटरी पीरियड या 5 साल का मैंडेटरी पीरियड हेल्थ ऑफिसर के केस के अंदर वो फुलफिल नहीं होता, तो क्या होगा। तो इफ़ ए गवर्नमेंट सर्वेंट रिजाइंस और रिटायर फ्रॉम सर्विस अदरवाइज क्विट सर्विस या सर्विस छोड़ देता है विदाउट रिटर्निंग टू ड्यूटी, ड्यूटी पे आए बिना आफ्टर ए पीरियड ऑफ स्टडी लीव ख़त्म करने के बाद, क्विट सर्विस विद इन ए पीरियड ऑफ 3 ईयर्स, यानी स्टडी लीव से वापस आया और लेकिन उसे 3 साल तक सर्व करना था लेकिन 3 साल को पूरे किए बिना उससे पहले उसने सर्विस छोड़ दी, या सेंट्रल हेल्थ ऑफिसर के केस में 5 साल से पहले उसने सर्विस छोड़ दी। आफ्टर सच रिटर्न टू ड्यूटी, यानी स्टडी लीव खत्म होने के बाद जो 3 साल का उसका सर्विंग पीरियड था जिसके लिए वो बॉन्ड भरा था, या 5 साल का जो सर्विंग पीरियड था जिसके लिए उसने बॉन्ड भरा था, वो उसको फुलफिल नहीं करता तो, या सबसे बड़ा ब्लडर ये हो गया कि उसने कोर्स ही कंप्लीट नहीं किया तो इन सब केस में क्या होगा उसके बारे में कह रहे हैं। एंड इज दस अनेबल टू फर्निश द सर्टिफिकेट, और जो सर्टिफिकेट उसे सबमिट करने थे, जिस अथॉरिटी ने उसको छुट्टी ग्रांट की थी, स्टडी लीव ग्रांट की थी, उसके पास जो सर्टिफिकेट अब देने थे वो सब क्या हो गया, वो भी नहीं जमा करा पाएगा क्योंकि वो इस तरीके का फेल हो गया उसको कंप्लीट करने में कोर्स में। ही शैल बी रिक्वायर्ड टू रिफंड, तो उस केस में क्या करना पड़ेगा, रिफंड करना पड़ेगा। अब रिफंड क्या क्या करना पड़ेगा उसके बारे में यहाँ बता रहे हैं। द एक्चुअल अमाउंट ऑफ लीव सैलरी, जो भी उसको लीव सैलरी मिली, जब स्टडी लीव पे रहा तो उसको लीव सैलरी मिली तो वो देना पड़ेगा। कॉस्ट ऑफ फीस, अगर उससे कॉस्ट ऑफ फीस भी उसको दिया गया था एक्सेप्शनल केस के अंदर तो वो भी करना पड़ेगा। ट्रैवलिंग एंड अदर एक्सपेंसेस, अगर टीए भी उसको दिया गया था वो भी रिटर्न करना पड़ेगा। यानी जो भी खर्चा गवर्नमेंट की तरफ से हुआ था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से हुआ था उसकी स्टडी लीव के लिए, वो सारा रिटर्न करना पड़ेगा। द एक्चुअल अमाउंट इफ एनी ऑफ द कॉस्ट इनकर्ड बाय अदर एजेंसी, अगर किसी दूसरी एजेंसी के द्वारा भी उसकी स्टडी लीव में कोई खर्चा हुआ था तो वो भी करना पड़ेगा। जैसे कि फॉरेन गवर्नमेंट भी कभी कभार कुछ उसका भी कुछ कंट्रीब्यूशन रहता है, या फाउंडेशन या ट्रस्ट है कोई फॉरेन गवर्नमेंट का तो उसका कुछ अगर कंट्रीब्यूशन है, अमाउंट है, तो वो भी रिकवर किया जाएगा। तो यानी सारा पैसा जो उसकी स्टडी लीव के दौरान उसको दिया गया या उसके रेफरेंस में या उसके रिलेशन में खर्च किया गया, वो सब उसको रिटर्न करना पड़ेगा। टुगेदर विद इंटरेस्ट देयर ऑन, और उसके साथ साथ उस पर इंटरेस्ट भी लगेगा जिस तारीख से उसको वो पैसा दिया गया था। एट द रेट फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स ऑन द गवर्नमेंट लोन्स, तो गवर्नमेंट लोन के ऊपर जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट लिया जा रहा है उस रेट के हिसाब से, जनरली ये आरबीआई जो होता है इस तरह के रेट्स को मेंटेन करती है, तो वो बता पाएगी कि कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करना है। फ्रॉम द डेट ऑफ डिमांड, तो जिस दिन ये इस तरीके की डिमांड की गई कि अभी रिफंड कर दो, तो उस डेट से ये इंटरेस्ट भी लगेगा। ठीक है। बिफोर हिज रेजिग्नेशन इज एक्सेप्टेड, तो उसके रेजिग्नेशन को एक्सेप्ट करने से पहले ये सारा रिफंड करना पड़ेगा।
या उसको रिटायर करने के लिए परमिशन देने से पहले करना पड़ेगा, या उसके सर्विस को छोड़ने से पहले ये सब काम उसको इंटरेस्ट के साथ जो सारा पैसा रिफंड करना पड़ेगा, प्रोवाइडेड दैट। लेकिन क्या है, कुछ केसेस के अंदर रिलैक्सेशन दे दी गई है। एक्सेप्ट इन द केस ऑफ एम्प्लॉय हु फेल्स टू कंप्लीट द कोर्स ऑफ स्टडी। सिर्फ उन केस में रिलैक्सेशन नहीं दी गई जिसके अंदर वो कोर्स करने के लिए में ही फेल हो जाता है, ठीक है, तो उसमें तो रिलैक्सेशन नहीं दी गई, बाकी के अंदर रिलैक्सेशन दी गई है। वो ये केसेस यहाँ पे बताए गए हैं। वो कौन से केसेस हैं? नथिंग इन दिस रूल शैल अप्लाई, तो यानी ये रिफंड और इंटरेस्ट किसके ऊपर अप्लाई नहीं होगा, वो यहाँ बता रहे हैं। उसके ऊपर तो अप्लाई होगा जो फेल हो गया कोर्स ऑफ स्टडी को कंप्लीट करने में, यानी जो उसने कोर्स ही कंप्लीट नहीं कर पाया उसको तो रिफंड करना ही पड़ेगा। ये किनके ऊपर अप्लाई नहीं होगा? टू ए गवर्नमेंट सर्वेंट हु आफ्टर रिटर्न टू ड्यूटी फ्रॉम सर्विस इज परमिटेड टू रिटायर फ्रॉम सर्विस ऑन मेडिकल ग्राउंड्स। अगर किसी गवर्नमेंट सर्वेंट को मेडिकल ग्राउंड्स पे रिटायर होने दिया जा रहा है, तो किसी की मान लो स्टडी करके आया लेकिन उसकी हेल्थ कंडीशन इतनी बिगड़ गई या कोई इस तरीके का प्रॉब्लम हो गई जिसकी वजह से वो आगे सर्विस ही नहीं कर पाएगा, मेडिकल ग्राउंड पर रिटायरमेंट ले रहा है, तो उसमें तो कोई कंडीशन बच नहीं जाती। तो वो कह रहे हैं कि ऐसे केस में ये रिफंड और इंटरेस्ट जो है नहीं करना पड़ेगा उस गवर्नमेंट सर्वेंट को। दूसरा है कि अगर कोई गवर्नमेंट सर्वेंट है, उसको पब्लिक इंटरेस्ट में क्या कर दिया गया, डिप्यूट कर दिया गया कोई स्टैचुरी या ऑटोनॉमस बॉडी या इंस्टीट्यूशन के अंदर जो कि गवर्नमेंट में कंट्रोल में है, और बाद में उसको अलाउ कर दिया गया कि वो रिज़ाइन करके वहाँ पे एब्जॉर्ब हो सकता है परमानेंटली, ठीक है, तो उस केस में भी पब्लिक इंटरेस्ट में अगर क्योंकि ये हुआ ये सारा काम, तो उस केस में भी उसको जो है कोई रिफंड नहीं करना पड़ेगा। तो एक गवर्नमेंट सर्वेंट हु आफ्टर रिटर्न टू ड्यूटी फ्रॉम लीव इज डिप्यूटेड टू सर्व एनी स्टैट्यूटरी और ऑटोनोमस बॉडी और इंस्टीट्यूशन अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट, और जहाँ पे वो गया था वो स्टैट्यूटरी ऑटोनोमस बॉडी थी या इंस्टीट्यूशन था जो कि गवर्नमेंट के कंट्रोल में था, और बाद में वहीं पे उसको एब्जॉर्ब होने दिया गया, परमिट किया गया, एंड इज सब्सिक्वेंटली परमिटेड टू रिजाइन फ्रॉम सर्विस अंडर द गवर्नमेंट विद व्यू टू हिज परमानेंट एब्जॉर्प्शन इन द सेड स्टैट्यूटरी ऑटोनॉमस और इंस्टीट्यूशन इन पब्लिक इंटरेस्ट। तो क्योंकि ये सारा काम पब्लिक इंटरेस्ट में हुआ, उसकी ड्यूटी उस ऑटोनॉमस बॉडी में ज़्यादा रिक्वायर्ड थी, तो इस वजह से इसमें गवर्नमेंट का ज़्यादा इंटरेस्ट है, उस गवर्नमेंट सर्वेंट का कोई रोल नहीं, तो इस वजह से तब भी उसको अलाउ किया जाता है कि वो ये जो बॉन्ड पीरियड है उसको फुलफिल ना करे। द स्टडी लीव अवेल्ड ऑफ बाय गवर्नमेंट सर्वेंट शैल बी कन्वर्टेड इनटू रेगुलर लीव स्टैंडिंग एट हिज क्रेडिट। अगर इस तरीके मान लो कि वो फेल हो गया और ये अपनी जो बॉन्ड पीरियड था उसको नहीं कंप्लीट कर पाया, तो उस केस में क्या होगा? तो वो कह रहे हैं जो स्टडी लीव उसको दी गई थी उसको कन्वर्ट कर दिया जाएगा दूसरी तरह की रेगुलर लीव में जो उसके अकाउंट में होगी ऑन द डेट ऑन विच द स्टडी लीव कमेंस्ड। तो जिस दिन वो स्टडी लीव पे गया उस दिन उसके अकाउंट में जो भी रेगुलर लीव थी उससे वो स्टडी लीव काटी जाएगी। एनी रेगुलर लीव टेकन इन कंटिन्यूशन ऑफ द स्टडी लीव बीइंग सुटेबली एडजस्टेड फॉर द पर्पस। और इस तरीके से अगर मान लो स्टडी लीव के बाद भी कोई लीव ली गई थी तो वो सारा एडजस्ट किया जाएगा। एंड द बैलेंस ऑफ द पीरियड ऑफ स्टडी लीव इफ एनी विच कैन नॉट बी कन्वर्टेड ट्रीटेड एज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव। और जो बैलेंस पीरियड अगर सारा कुछ कट कुटा के स्टडी लीव को एडजस्ट करने के बाद भी कुछ बच जाता है और वो उतनी लीव उसके अकाउंट में नहीं है तो उसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव ट्रीट किया जाएगा। तो अब क्योंकि ये सारा एडजस्टमेंट हो रहा है क्योंकि वो कोर्स कंप्लीट नहीं कर पाया, तो उस केस में क्या होगा, वो पैसे का भी जो भी यानी एडजस्टमेंट है वो भी होगा, लीव सैलरी का भी एडजस्टमेंट होगा। तो ये अगले में यही बता रहे हैं कि इन एडिशन टू द अमाउंट टू बी रिफंडेड बाय द गवर्नमेंट सर्वेंट, तो गवर्नमेंट सर्वेंट जो भी अमाउंट रिफंड किया उसके अलावा ही शैल बी रिक्वायर्ड टू रिफंड एनी एक्सेस ऑफ लीव सैलरी एक्चुअली ड्रॉन ओवर द लीव सैलरी एडमिसिबल ऑन कन्वर्जन ऑफ स्टडी लीव। तो जब स्टडी लीव को कन्वर्ट किया गया नॉर्मल लीव के अंदर, तो उसकी वजह से जो उसकी लीव सैलरी में अगर उसको एक्सेस पे की गई है, पे हो गई, तो वो भी सारा रिम्बर्स करना पड़ेगा, रिफंड करना पड़ेगा। नॉट स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन दिस रूल, तो इस रूल के अंदर जो भी बातें बताई गई है उसके बावजूद अगर प्रेसिडेंट चाहें तो, और उनको ऐसा ज़रूरी लग रहा है या एक्सपीडिएंट है, एक्सपीडिएंट का मतलब कि ऐसा पॉसिबल है या ऐसा फिजिबल है या ऐसा ज़रूरी है कि पब्लिक इंटरेस्ट के अंदर या जो भी पर्टिकुलर सर्कमस्टांस है उसको देखते हुए अगर वो चाहे तो क्या कर सकते हैं, वेव कर सकते हैं, या अमाउंट जो रिड्यूस रिफंड करना है उसको कम कर सकते हैं। वेव भी कर सकते हैं, पूरी तरह से ख़त्म भी कर सकते हैं, या उसको कम भी कर सकते हैं कि भाई इतना पे करने के लिए आप इतना पे कर दो, ठीक है, बाय द गवर्नमेंट सर्वेंट कंसर्न और क्लास ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट। तो प्रेसिडेंट चाहे तो जो भी अमाउंट रिफंड होना है या जो भी चीज़ें
करनी है, उसको वापस करनी है, उसको वेव भी कर सकते हैं या रिड्यूस भी कर सकते हैं या कम भी कर सकते हैं उसको। तो ये आपका जो चैप्टर था 6 स्टडी लीव के बारे में था, जो डिटेल में बताया गया था। अब ये मिसलेनियस 3 रूल हैं जिसको हम देख लेते हैं चैप्टर 7 के अंदर, और उसके बाद ये हमारा जो टॉपिक है पूरा ख़त्म हो जाएगा। तो रूल 64 है इंटरप्रिटेशन, यानी जब हम इन रूल्स को पढ़ते हैं तो किस रूल को किस तरीके से, किस सेंस में समझना चाहिए। अगर इस तरह की कोई दुविधा हो रही, कोई डाउट अराइज हो रहा है, तो उस केस में किसके पास जाएं हम। तो उसमें कह रहे हैं कि वेयर एनी डाउट अराइजेज एज टू द इंटरप्रिटेशन ऑफ दीज रूल्स, इन रूल्स को इंटरप्रिटेशन में अगर कोई दिक्कत आ रही है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो उस केस में मान लो कि जो क्लेम कर रहा है, जो गवर्नमेंट सर्वेंट क्लेम कर रहा है, वो उसका इंटरप्रिटेशन कुछ और है, जो अथॉरिटी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है उसका इंटरप्रिटेशन कुछ और है, तो उस केस में कौन डिसाइड करेगा। तो उस केस में वो कह रहे हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवांसेस एंड पेंशन, यानी डीओपीटी जो कंसर्न डिपार्टमेंट है, उसके पास हम डिसीजन के लिए रेफर कर सकते हैं। इट शैल बी रेफर टू द डीओपीटी फॉर डिसीजन। तो इस मिनिस्ट्री के अंदर डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग है जो डीओपीटी, वो उसके पास भेजना पड़ेगा और वो जो है डिसाइड करेगा। पावर टू रिलैक्स, इसके अंदर जो भी कंडीशन बताई गई है उसके अंदर किसके पास पावर है इसको रिलैक्स करने के लिए, यानी रूल कहता है कि ये कर सकते हैं, तो उस कंडीशन को रिलैक्स कौन कर सकता है। वेयर एनी मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज सेटिस्फाइड दैट ऑपरेशन ऑफ एनी ऑफ दिस रूल कॉज अनड्यू हार्डशिप इन एनी पर्टिकुलर केस। तो अगर कोई मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट है जिसको लगता है कि इन रूल से किसी गवर्नमेंट सर्वेंट के को कुछ अनड्यू हार्डशिप फेस करनी पड़ रही है, क्योंकि उस गवर्नमेंट सर्वेंट की सिचुएशन ऐसी है कि अगर रूल को हम एज इट इज़ अप्लाई करेंगे तो प्रॉब्लम हो सकती है, तो उस केस में फिर ये डिसीजन कौन लेगा कि भाई कितना रिलैक्स करना है। तो कह रहे हैं दैट मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट, तो वो मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट भी खुद रिलैक्स कर सकती है, लेकिन क्या है इसमें कंडीशन क्या है कि उसको कंसल्ट करना पड़ेगा उसको डीओपीटी को। दैट मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट एज द केस में बी में बाय ऑर्डर निकाल के फॉर द रीज़न टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग, अपने रीज़न को देते हुए डिस्पेंस विद, या तो पूरी तरह से उस कंडीशन को डिस्पेंस हटा सकती है या रिलैक्स कर सकती है जिस हद तक रिक्वायरमेंट हो, रिलैक्स द रिक्वायरमेंट दैट रूल टू सच एक्सटेंड, उस एक्सटेंड तक, एंड सब्जेक्ट टू द एक्सेप्शंस एंड कंडीशन एज इट मे कंसिडर नेसेसरी फॉर डीलिंग विद द केस इन जस्ट एंड इक्विटेबल मैनर। तो एक जस्ट यानी सही और उचित मैनर में डील करने के लिए जिससे न्याय हो, वो क्या कर सकती है, उसको रिलैक्स भी कर सकती है या डिस्पेंस यानी हटा भी सकती है उस कंडीशन को। प्रोवाइडेड दैट नो सच ऑर्डर शैल बी मेड एक्सेप्ट विद द कंकरेंस ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवांसेस एंड पेंशन। लेकिन एक चीज़ हमने ध्यान रखना है कि इसमें डीओपीटी का कंकरेंस भी लेना पड़ेगा, यानी ऑर्डर तो वो मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट ही करेगी, लेकिन उसे डीओपीटी के पास भेजना पड़ेगा, उससे कंकरेंस भी लेना पड़ेगा, तभी ये रिलैक्स किया जा सकता है। और लास्ट है रिपील एंड सेविंग। तो जब भी कोई रूल आता है, ये रूल जब आया होगा तो इससे पहले वाले जो रूल होते हैं वो क्या करते हैं, वो हट जाते हैं, और हट तो जाते हैं लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि वो पूरी तरह से ख़त्म हो गए। तो वही रिपील, कितना रिपील हुआ और सेविंग क्या बच गया पुराने रूल में से, उसके बारे में इस रूल में बताया गया होता है। तो ऑन द कमेंसमेंट ऑफ दीज रूल्स, जब ये रूल्स आए, एवरी रूल रेगुलेशन ऑर्डर इंक्लूडिंग ऑफिस मेमोरेंडम हियर इन आफ्टर रेफर टू एज ओल्ड रूल्स। तो जितने भी ओल्ड रूल्स थे फोर्स के अंदर, इमीडिएटली बिफोर सच कमेंसमेंट, इसके आने से पहले, शैल इन सो फार एज इट प्रोवाइड्स फॉर एनी ऑफ द मैटर्स कंटेंट इन दिस रूल सीज टू ऑपरेट। तो अगर इसके अंदर ऑलरेडी उस मैटर के बारे में बता दिया गया, इस रूल्स के अंदर ऑलरेडी वो कंटेंट है, तो वो सब क्या होगा, सीज टू ऑपरेट, मतलब ख़त्म हो जाएगा, वो ऑपरेशन में नहीं रहेगा। यानी पुराने जितने भी रूल्स थे उनके बारे में अब नया रूल आ गया तो वो रूल्स सारे ख़त्म हो जाएंगे। नॉट स्टैंडिंग सच सेशर ऑफ ऑपरेशन, अब ये तो बात ठीक है कि वो पुराने रूल सारे ख़त्म हो गए, लेकिन अगर उसके तहत लेके कोई स्टडी लीव गया है तो क्या होगा कि वो स्टडी लीव नहीं मानी जाएगी। तो उसी के लिए ये बोला गया कि हाँ, ये तो रूल कह रहे कि ख़त्म हो गया, लेकिन उसके बावजूद नॉट स्टैंडिंग दैट क्या होगा, एनीथिंग डन और एनी एक्शन टेकन, जो भी चीज़ें पुरानी हुई है पुराने रूल के अंदर, और लीव अर्नड बाय और ग्रांटेड और एक्रू टू क्रेडिट ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट अंडर द ओल्ड रूल्स, पुराने रूल्स के अंदर जो भी दिए गए, शैल डीम टू हैव बीन डन, वो ये मान लिया जाएगा कि नए रूल के तहत ही उनको दिया गया या उनको मिली या उनसे उनको एक्रू हुआ अंडर द कॉरस्पॉन्डिंग प्रोविजन ऑफ दिस रूल्स। तो यानी एक तरीके से पुराने ओल्ड रूल्स को हम शिफ्ट कर देते हैं नए रूल्स के अंदर, पुराने रूल खत्म हो जाते हैं, लेकिन पुराने रूल के अंदर जो जो काम हुए वो ये मान लिया जाता है कि नए रूल्स के तहत ही वो कवर हुए हैं। इसको सेविंग कहते हैं एक तरह से, कि हमने
पुराने रूल को हटा भी दिया, रिपील भी कर दिया, और उसमें क्या बच गया, उसका ये बच गया कि उस पुराने रूल के तहत जो भी काम हुआ था वो ये मान लिया कि वो नए रूल के अंदर किया गया। तो ये इसका मीनिंग है रिपील एंड सेविंग। तो इस तरीके से हमने जो अपना लीव रूल, CCS लीव रूल 1972 है, उसको कंप्लीट कर लिया है। और काफ़ी डिटेल में मैंने कोशिश की कि आपको समझा दूं ताकि बहुत ही आसान भाषा में आपको समझ में आ जाए। तो ये आज हमारा कंप्लीट हो गया है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, और एक बार फिर आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपको ये अच्छा लगा हो, मेरा एफर्ट अच्छा लगा, तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, क्योंकि सब्सक्रिप्शन करने से आपको ये फ़ायदा होगा कि इस तरह के वीडियो आपको आगे मिलते रहेंगे। और अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये मेरा SLP टेलीग्राम ग्रुप है, SKS लर्निंग प्लेटफॉर्म टेलीग्राम ग्रुप, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अंदर ये लिंक भी है, और इसी तरह से हम आगे मिलते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।